बहुत सारे लोग परेशान हैं, जॉब नहीं लग रही है, सैलरी अच्छी नहीं है, या जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर घुस जाते हैं, एक्चुअल वो रिजल्ट नहीं मिलता। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो, पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत फील्ड आते हैं, उसके अंदर भी चलेंगे डीप, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? सो बेसिकली हम प्योरली इस पॉडकास्ट के अंदर जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। बिल्कुल, जैसे 10 दुकानें हैं तो आपका बोर्डिंग अच्छा लगा है, आपका गेट अच्छा लगा, तभी कस्टमर आता है आपके पास। ऑनलाइन भी ये सेम चीज़ है। मेरा पहला स्टेटमेंट होता है कि आपके कहाँ पेन पॉइंट है, बिजनेस कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो मुझे बताइए। वो कहता है नहीं मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा तो आप मेरे पास क्यों आए हो जब सब बढ़िया चल रहा है? तो लेट्स एंड दिस कॉल। एजेंसी में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, क्लाइंट बोल के जाता है तुम्हारी वजह से हुआ है, बिल्कुल तुमने गलती करी है, तुमने काम नहीं करा है, ये सारी चीज़ें करके जाता है। हमने इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाला। सो अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की एक डार्क इंडस्ट्री के बारे में। टेलीग्राम पे हमारे बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं, फेक ग्रुप बनाए हुए हैं, और उस पर ट्रेडिंग करके कुछ आता है और वो बेच रहे हैं और लोग खरीदते भी हैं। वो पूछते कितना बजट चाहिए, मैं कहा था आप लगा दो 100-200 रुपये, मुझे पता तो था नहीं। और मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मैं क्लाइंट के बजट पे ही सीखा हूँ सारी चीज़ें। बात करते हैं कि अगर कोई कस्टमर है XYZ, उसको कोई भी बिजनेस है, कोई भी ले लेता है, एक जेनरिक डिस्कशन लेके चलता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कस्टमर अपने बनाने के लिए कि उसको रीच आउट, उसकी रीच बढ़ जाए, अपने कस्टमर तक पहुंच पाए, सेल्स कर पाए, क्लाइंट आ पाए, लीड आ पाए। तो पहला स्टेप क्या होगा उसके लिए? मोस्टली लोग रिजल्ट क्यों नहीं जनरेट कर पाता है? बिकॉज वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। अब जब फॉलो ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं जनरेट होगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, उसके बाद अपनी एजेंसी खोलते हैं और उनको बहुत डिफिकल्टी आती है क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने में और बहुत सारा प्रोसेस के अंदर। अगर आपने इस पॉडकास्ट को देख लिया, आपका प्रोसेस ऐसे आसान हो जाएगा और आप अपनी एजेंसी को बहुत सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। इसलिए हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है जिनका नाम है सुभजीत, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर है, और उनके साथ हमने डिस्कस करा है कि एक एजेंसी को कैसे ग्रो किया जा सकता है, स्केल किया जा सकता है, एंड और भी बहुत सारी इनसाइट इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है तो आप ये वाला पॉडकास्ट पूरे एंड तक देख सकते हैं। हेलो भाई, सो वेलकम टू द DD शो, एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो मैंने 10 साल किया है लगातार, एंड आप उस चीज़ को अभी परफॉर्म कर रहे हो, तो मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि इंडस्ट्री में क्या क्या चेंज आया है। आप थोड़ा सा अपने बारे में एक बार ही बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। सो धैर्य, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यार, मैंने अपनी मार्केटिंग जर्नी अराउंड 4 साल पहले स्टार्ट करी थी। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन किया था पहले, देन उसके बाद मास्टर्स करी, देन मेरी जॉब लगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो 1 साल काम किया, कोविड का टाइम था, वो पूरा वर्क फ्रॉम वाला चलता था। तो उसके साथ ना एक और जॉब लग गई मेरी एज अ एडुकेटर की, लाइक ये बायजूस वगैरह टाइम नहीं चले थे, तो कोडिंग पढ़ाओ बच्चों को, तो उसमें जॉब लग गई थी। और फर्स्ट ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ था मेरा MCA का। तो मतलब एक MCA का स्टूडेंट, उसमें कितनी 45,000 रुपये सैलरी मिल रही थी मुझे। रात को मेरी जॉब थी, US शिफ्ट था, और ये मैं 4-5 घंटे पढ़ाने होते थे। तो साइड बाय साइड ना कोडिंग पढ़ाते पढ़ाते वही, मतलब मेरा कोर था वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डेव जिसे कहते हैं, PHP ये सब वाला। तो एक फ्रेंड था मेरा, उसकी कंपनी थी हार्डवेयर की, तो उसने कहा मेरी वेबसाइट बना दे। मैं कहा ठीक है भाई, बना दूंगा। तो मैंने पूछा बाकी ये कंपनीज वगैरह बनाती हैं, इनसे क्यों नहीं बनवा रहा? कह रहा है ये 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। मैं कहा मुझे पार्टी दे दियो, मैं बना दूंगा। तो फर्स्ट मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। ही गेव मी 5,000 रुपीज़ फॉर मेकिंग अ वेबसाइट। अच्छे से तसल्ली से काफ़ी टाइम देकर वेबसाइट को बनाया। देन उसकी वेबसाइट देख के उसके दोस्त ने मुझे रीच आउट किया कि यार मेरी भी बना दे। मैं कहा ठीक है, और ये मैं भी अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही हूँ। देन ऐसे में फिर जॉब लगी, मतलब हाथ सेट हो गया था मेरा वेबसाइट बनाने में। 10-12 दिन में एक अच्छी वेबसाइट बना देता था मैं। तो ऐसे फ्रीलांसिंग करते करते मतलब फर्स्ट ईयर मैंने अराउंड 15-20 वेबसाइट बना दी थी। वहाँ से वो पढ़ाने से वो पेमेंट भी आ रही थी और ये भी आ रही थी। उसके बाद फिर जॉब करते करते ना सैलरी उतनी थी मेरी, 50,000 सैलरी थी सॉफ्टवेयर वाली जॉब में, और वो पढ़ाने वाला मैंने छोड़ दिया था। अब सिर्फ वेबसाइट बनाता था और रात को जॉब करता था। अब वही फिर एक डिसीजन लिया कि यार इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि यार आपने वेबसाइट तो बना दी, बट मुझे कस्टमर्स नहीं मिल रहे इससे। मैं कहा यार ये तो मुझे पता नहीं है, मेरा काम तो वेबसाइट बनाना है सिर्फ। कह रहे पता करो यार, इसमें थोड़ा घुसा फिर मैं देखा कि SEO होता है, एड्स होती हैं, लीड जनरेशन किया जाता है, मतलब फनल डिज़ाइन होते हैं। तो वो सारा कुछ यूट्यूब से सीखा और फिर स्टेप बाय स्टेप करके मतलब 2 लोगों से स्टार्ट करा, एज एजेंसी बनाई, फिर 3 लोग हुए, अभी करंटली 12-15 लोग हैं कंपनी में, एंड मोस्टली हम लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं। तो ये है अभी मेरी बैक स्टोरी। सो बेसिकली हम प्योरली इस पॉडकास्ट के अंदर जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फील्ड है,
हाँ। और बहुत सारे लोग परेशान हैं, जॉब नहीं लग रही है, सैलरी अच्छी नहीं है, या जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर घुस जाते हैं, एक्चुअल में वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एक जर्नी को पूरा लेके चलते हैं क्योंकि ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो, पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत फील्ड आते हैं, हाँ। उसके अंदर भी चलेंगे डीप, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? यस, सबसे पहले ना आपको स्पेशलाइजेशन एक करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, आपने सही कहा, उसमें वेबसाइट्स भी आती है, एड्स आता है, एसईओ आता है, उसके भी अंदर सब पार्ट्स आते हैं, ऑन पेज एसईओ, ये एसईओ। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको जाना किस में, जो आपका मतलब इंटरेस्ट हो। अगर क्रिएटिव माइंडसेट है तो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है, मतलब जिसको ग्राफिक आता है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया सीख ले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एंट्री कर जाता है। तो आपका टेक का बैकग्राउंड है तो आप ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हो, और थोड़ा और मतलब सॉफ्ट टेक का बैकग्राउंड है तो एसईओ में जा सकते हो, क्रिएटिव माइंडसेट है तो सोशल मीडिया। तो आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड में पकड़ूँ, उस फील्ड से फिर आप वेब टाइप क्रिएट हो जाता है कि इस फील्ड से अच्छा सोशल मीडिया से मुझे वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना है तो वो थोड़ा वो सीख लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्पेशलाइजेशन की कौन सा स्पेशलाइजेशन करो, और इसमें घुसने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप कोर्स करो कोई किसी का, या फिर आप खुद ही सीख के जैसे मैंने अपना किया था आप कर सकते हो। ये सीखने वाला मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, कोर्स में थोड़ा वो कम हो जाता है, बट अच्छे कोर्सेज मिलते भी बहुत मुश्किल हैं आज के टाइम में। सो बेसिकली आपने यूट्यूब से सीखा जहाँ तक है, या हाँ जी। और यूट्यूब से आपका पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा? फर्स्ट मेरा लीड जनरेशन ही था, क्योंकि मैं लोगों की वेबसाइट बनाता था, तो उनका एंड गोल था कि भाई मुझे वेबसाइट पे अगर किसी की, जैसे टोइंग कंपनी की एक वेबसाइट बनाई मैंने, एक ड्राइविंग स्कूल की वेबसाइट बनाई, कि अब मेरे को वेबसाइट में बनाई मैंने इसलिए कि चाहे कस्टमर आए। तो एक इंडियन बिजनेस ओनर का ये माइंडसेट होता है कि वेबसाइट बना रहा हूँ मतलब बिजनेस आएगा, बट ऐसा होता नहीं है, आपको इतना कंपटीशन है, एड्स चलानी है। तो फिर मैंने लीड जनरेशन सीखा, तो फिर पता चला लीड जनरेशन दो टाइप की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपके एड्स वाला सारा प्लेटफॉर्म आ गया, ऑर्गेनिक में एसईओ आ गया। तो इसमें मैं घुसा था, तो इसलिए मेरा कोर एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब एडवर्टीजमेंट का ही बन गया है, लीड जनरेशन स्पेसिफिकली, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है वो यूट्यूब से भी सीख सकता है और ट्रेनिंग भी कर सकता है। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट पकड़ा था एंड आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाऊँगा, और मैंने वहाँ से करा। अच्छा खासा महंगा था वो, इतना भी सस्ता नहीं था, 60,000 फीस थी उसकी। तो वहाँ से मैंने सीखा, और सीखने के बाद स्ट्रेट 10 साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग में लगा दिए। और उसके बाद स्टेजेस काफ़ी सारी चेंज हुई। आपको 4 साल हो गया ना पूरे? हाँ जी, हाँ जी। तो स्टेजेस मेरी भी काफ़ी सारी चेंजेस हुई। पहले वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाना है, ड्रैग ड्रॉप करना, उसमें बड़ा मज़ा आता था। फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आपके क्या क्या फील्ड चेंज हुए? जब आपने स्टार्ट किया था आप क्या कर रहे थे? आपको पता लगा होगा कि यार यूट्यूब एडसेंस से पैसा बनता है या इससे कुछ ना कुछ होता है, तो आपकी वो स्टेजेस कितनी चेंज हुई हैं? यार मेरा पहले तो वही वेबसाइट का स्टेज था मेरा सबसे पहले, कि वेबसाइट बनाए थे। उसके बाद थोड़ा अंदर गया लैंडिंग पेज बनाना, मतलब ऐड कोई और चला रहा है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट आए कि यार लैंडिंग पेज बनाओ अच्छा सा, वो सीखा कि अच्छा लैंडिंग पेज वेबसाइट से अलग क्यों होता है, वेबसाइट इज लाइक जेनरिक, लैंडिंग पेज इज स्पेशलाइज, तो वो सीखा। कंपोनेंट्स क्या क्या लगेंगे, फिर टूल्स के बारे में सीखा, और कि मतलब यूज़र लैंडिंग पेज पे गया है तो कहाँ ज़्यादा विजिट कर रहा है, क्या उसकी जर्नी रही है, वो अलग अलग टूल्स आते हैं। उसके बाद मैं अपना स्पेशलाइजेशन मेरा हल्का सा चेंज हुआ इसमें एसईओ में, मतलब एड्स में मैं नहीं घुसा था तब तक। एसईओ में सीखा कि भाई ये दो टाइप के एसईओ होता है, आपको पता ही होगा। एक तो एडसेंस वाले होते हैं जो मतलब ब्लॉगर्स वगैरह करते हैं फुल ट्रैफिक लाने के लिए मिलियंस में, वो वाला नहीं था मेरा था कीवर्ड स्पेसिफिक ट्रैफिक लाना, जैसे टोइंग कंपनी नियर मी, बेस्ट डेंटल सर्विसेज नियर मी। तो वो चीज़ क्रैक करी, उसमें मतलब इतना मज़ा आने लगा ना कि मतलब खुद ही मतलब कर रहा हूँ, 3 महीने से काम कर रहा हूँ, और अब फर्स्ट पेज पे आ गया, सामने से वो क्लाइंट ही फ़ोन कर रहा है, अभी मज़ा आ रहा है, इसको डबल करो, स्पीड फास्ट करो, वो सीखा। उसके बाद स्पेशलाइज मेरी हल्की सी और चेंज हो गई। बट हाँ, इसमें एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे जैसे मैं चीज़ सीखता गया ना, तो मैं अपने अंडर एक सबऑर्डिनेट लाता गया, इंटर्न कह सकते हो आप, कि यार जैसे एसईओ में रिपीटेड वर्क होता है, पहले मैंने खुद क्रैक किया कि ये चीज़ मुझे करनी है तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब मैं एक बंदा लेके आया, मैंने कहा ये चीज़ करते रहे इसमें, मतलब क्लाइंट से इंटरेक्शन मेरा ही होगा, बट बैक एंड में जो भी ऑपरेशंस वगैरह काम होता है कि ब्लॉग इतने डालने, बैकलिंक्स इतने बनाने, तू बना। तो वेबसाइट का भी ऐसे ही ले आया था इंटर्न, एसईओ का भी ले आया। फिर एक बंदा है कि मुझे यार एसईओ में 6 महीने मुझे वेट नहीं करना रिजल्ट के लिए, मुझे अभी इंस्टेंट चाहिए। एसईओ तो कर, बट आई कैन गिव यू 6 मंथ, बट मुझे आज से रिजल्ट भी चाहिए, तो कुछ सोल्यूशन बता। तो फिर पता लगा एड्स का, मतलब गूगल एड्स का, कि गूगल एड्स है ऐसी एक चीज़ जिससे आप कर सकते हो। तो सीखा फिर उसमें मुझे मतलब मेरे ना मोस्टली इंडियन क्लाइंट्स थे, तो उनको जब मैं बोलता था कितना बजट चाहिए, वो पूछते कितना बजट चाहिए, मैं कहता था अब लगा दो 100-200 रुपये, मुझे पता तो था नहीं। और मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मैं क्लाइंट के बजट पे ही सीखा हूँ सारी चीज़ें।
ठीक है। तो वो क्लाइंट भी उसके कम बजट स्पेंड होता था, लाइक कितना 15,000 रुपये महीने का स्पेंड होगा उसका। अब एक मुझे याद है फर्स्ट क्लाइंट मेरी थी का एक साइकेट्रिस्ट, कि उसको डिप्रेशन एंग्जाइटी से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है वो उसको रीच आउट करे। तो 15,000 हमने स्पेंड किया, हमारा मतलब उनका बिजनेस कुछ 80-90,000 चला गया था, क्योंकि वो एक कंसल्टेशन की 4-5 हज़ार रुपये लेते थे। ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, मतलब मैं 15,000 की एड्स ला रहा हूँ, कह रही शुभजीत कॉल नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा। बट एंड में, मंथ के एंड में जब वो मुझे पेमेंट करी थी, कह रही थी कि आई गॉट टू जनरेट अराउंड 80,000 रुपीज़ ऑफ बिजनेस आउट ऑफ दिस 15,000। मैंने कहा ये चीज़ है सीखने वाली। तो गूगल एड्स वाला मैं खुद ही करता हूँ आज तक भी, मतलब मेरी टीम अच्छी खासी बन गई है। गूगल एड्स मैं खुद ही करता हूँ फिर भी अभी भी। तो यही मोटे मोटे मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं। श्योर, अब मज़ा आएगा, थोड़ा सा और इन डेप्थ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, उसको बिजनेस लेके आना अपने पास, उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाई, लैंडिंग पेज बनाया, ट्रैफिक आया, लीड आई, सेल्स क्लोज करी, वो पूरा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा, फिर लोगों को मज़ा भी आएगा देखकर। तो बात करते हैं कि अगर कोई कस्टमर है, XYZ उसका कोई भी बिजनेस है, कोई भी ले लेते हैं, एक जेनरिक डिस्कशन लेके चलता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कस्टमर अपने बनाने के लिए, कि उसको रीच आउट, उसकी रीच बढ़ जाए, अपने कस्टमर तक पहुंच पाए, सेल्स कर पाए, क्लाइंट आ पाए, लीड आ पाए। तो पहला स्टेप क्या होगा उसके लिए? तो एक एग्जांपल जब ले रहे हैं तो इसमें हम ले लेते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस का, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है बिजनेस को जनरेट करने में आज के टाइम पे। कोई भी हो सकता है वो, लाइक वो एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक सैलून हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट यार आपकी सोशल लिस्टिंग सारी की सारी बनी होनी चाहिए। अगर आपको छोटे लेवल पे बिल्कुल कर रहे हो तो वेबसाइट पे शायद मत जाओ अभी, इंस्टाग्राम के पेजेस, आपके यूट्यूब के चैनल्स वगैरह सब बना लो। मतलब वेबसाइट चाहिए होगी एक टाइम पे, बट वो आप सेकंड स्टेप में भी कर सकते हो। तो फर्स्ट इज योर सोशल लिस्टिंग्स एंड ऑल, और उसमें ना कंटेंट डालो। आप कंटेंट डालना ही पड़ेगा, चाहे वो बेसिक डालो, अच्छा डालो, बट डालो ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक भी। और पेज कोई खोले तो दिखे तो कम से कम 20-30 पोस्ट डले हुए हैं, चाहे 20 फॉलोवर हैं, मानते हैं, बट उसमें कुछ डला तो। एंड उसके बाद का स्टेप होगा कि आपको क्या करना है मार्केटिंग। लाइक आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, इनऑर्गेनिक करनी है। आपके पास ऑर्गेनिक करने के लिए बजट होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का गेम है वो थोड़ा सा, बट उसका ROI सबसे ज़्यादा होता है। और अभी तो गूगल भी आपको अच्छा खासा वो देता है, लाइक 20,000 रुपये आपको फ्री देता है गूगल। तो 20,000 आप डालो, गूगल आपको 20 देगा। तो उसके लिए आफ्टर योर सोशल लिस्टिंग्स आर क्रिएटेड, गेट योर वेबसाइट डन। अब बेसिक वेबसाइट ही बना लो, चाहे डोमेन नेम 800 रुपये का आता है, होस्टिंग 2,000 रुपये की आती है। और वेबसाइट किसी एजेंसी से नहीं बनवानी जो महंगी बनाते हैं, किसी स्टूडेंट को पकड़ लो, जैसे मुझे किसी ने, मेरे दोस्त ने पकड़ा था, बना देगा वही 5-10 हज़ार में। बेसिक ही बनानी है आपको, बस उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी सर्विसेज टॉप नॉच हो, एंड फिर उसको आप एड्स रन करो। लाइक अगर आपका लेट्स से 2 टाइप के बिजनेस देखे हैं सर्विस बेस्ड में, एक थोड़ा मतलब आपको चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती है कि मैंने इतने इतने जगह काम किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स मैंने, लेट्स से कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोई, तो आप ऐड रन कर रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके वो अथॉरिटीज़ नंबर्स क्या है, कौन से प्रोजेक्ट आपने किए हैं, ये किए हैं। बट कुछ कुछ होते हैं बिजनेसेस ऐसे कि आपको इंस्टेंट कॉल पे चाहिए, टोइंग सर्विस हो गया, ब्लड टेस्ट कराना है मुझे, MRI कराना है मुझे। तो ये एक बहुत मतलब प्रॉफिटेबल नीश है डिजिटल मार्केटिंग में, जो बहुत कम लोग बताया। दैट इज़ द पैथ लैब। मतलब कि मुझे ब्लड टेस्ट कराना है आज ही सुबह, कल टेस्ट कराना है मुझे। तो इनको क्या होता है, गूगल एड्स पे आप कॉल वाली एड्स ला सकते हो कि कॉल आते रहेंगे आपके पास। तो ऑनलाइन का तो ये स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया, मतलब वेबसाइट है, सोशल पेजेस हैं, और आपकी एड्स रन हो रही हैं। सो बेसिकली पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें अपने आप को सब जगह रजिस्टर कर लेना है। गूगल माई बिजनेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह हमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर क्रिएटिंग अ ट्रैफिक इंजन, कि हम कंटेंट क्रिएट करेंगे और आपने उसके बाद बोला कि वेबसाइट बनाएंगे, तो वो जो ट्रैफिक हम बना रहे हैं, कंटेंट मशीन जो हम बना रहे हैं, वो ट्रैफिक जाए बेसिकली उस लैंडिंग पेज पे कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। सही समझा मैं? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। लोग ना, मतलब जैसे कोई दुकान बनाता है अपनी, बहुत खर्चा करके इंटीरियर सब कुछ बनाता है, बट ये जो सोशल चीज़ें हैं ना, ये आपकी ऑनलाइन दुकान है बेसिकली, तो इस पे लोग ज़्यादा करते नहीं हैं। आपने भी देखा होगा कि यार इसमें क्या होगा, कुछ कस्टमर तो आएगा नहीं, तो लोग एक्सपेक्ट भी वैसे ही करते हैं कि इससे मेरा कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। तो वो एक मिथ है। आप जितने मतलब तसल्ली से, जितना प्यार से अपनी दुकान को सजाते हैं ना, ये भी आपको उस तरीके से सजानी पड़ेंगी चीज़ें, तब जाके मतलब वहाँ जैसे 10 दुकानें हैं तो आपकी अच्छी, आपका बोर्डिंग अच्छा लगा है, आपका गेट अच्छा लगा है, तभी कस्टमर आता है आपके पास। ऑनलाइन भी ये सेम चीज़ है। तो नेक्स्ट हमें स्टेप ये करना है कि हम अपनी जो हमने लिस्टिंग तो बना दी सारी, अब इसको और बूस्टअप कैसे करें, वो आप रिसर्च करो, कंप्लीट रिसर्च कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। लोकेशन लगा लो अपने मैप्स पे और देखो 10-12 लोग कौन आ रहे हैं, क्या कर रहा है अलग, ये इसके इतने रिव्यूज़ हैं, इसकी वेबसाइट पे 10 पेज हैं, मेरी वेबसाइट पे 2 पेज हैं, इसके इंस्टाग्राम में 50 वीडियो है, मेरे में 2 वीडियो हैं। तो वहीं से डेटा मिल गया कि आप कस्टमर का, पहले तो आप उनके लेवल तक आओ, जो आपका अगल बगल के बंदे हैं उनके लेवल तक आओ। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा
कि रीच द पॉइंट टिल वेयर आर योर कंपटीटर्स आर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सो बेसिकली हमने ट्रैफिक इंजन बना लिया। हाँ, हम अब प्रोडक्ट इंजन पे फोकस कर रहे हैं कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, राइट। सो मैं इसमें थोड़ा सा करना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत साल काम करा है। बिल्कुल। सो सबसे पहले मैं भी वही ट्रैफिक इंजन सेट करता हूँ कि अब मल्टीपल ट्रैफिक इंजन मैं सेट नहीं करता, मतलब जैसे यूट्यूब हो गया या फेसबुक ऐड हो गया, यूट्यूब ऐड हो गया, हमारे बहुत पर्टिकुलर हम ट्रैफिक इंजन सेट करते हैं जिसमें हमारी बहुत तगड़ी मास्टरी है, तो हम वो पकड़ लेते हैं और मतलब सब प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट इंजन, तो प्रोडक्ट इंजन के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक ऑफर क्रिएट करते हैं। वी एनालाइज द मार्केट व्हाट इज करंटली वर्किंग इन द बिजनेस राइट नाउ एंड उसके अकॉर्डिंग हम ऑफर बनाते हैं। अगर आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट पहले यूएस में चलता था, फिर इंडिया में आया, अब इंडिया के लोगों ने फॉलो कर दिया। हाई टिकट पहले बाहर था, अब इंडिया में आके लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सी ये पैटर्न बहुत मैंने ऑब्जर्व करा अपने 10 साल की जर्नी के अंदर कि अगर आप वहाँ के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो और उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, वो ट्रेंड इंडिया में आना ही है। एनी हाउ वहाँ पे पहले आ रहा है, इंडिया में थोड़ा सा बाद में आ रहा है, पर इंडिया के लोग बहुत स्मार्ट है। वो इतने स्मार्ट है कि अगर वो चीज़ वहाँ स्टार्ट हो रही है ना, तो वो चीज़ इंडिया में ज़्यादा चलेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा ऑफर बनाना है, जो आपने सेकंड स्टेप बताया, वी हैव टू क्रिएट अ ऑफर। इफ somebody is watching that offer and if they don't take it then literally they feel stupid about it। तो हमें एक बहुत ही पावरफुल ऑफर बनाना, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके, सारी चीज़ें करके। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। भाई थर्ड स्टेप से पहले आप मुझे बताओ कि लेट्स से हमने एग्जांपल लिया था एक सैलून का, तो इसका ऑफर कैसे बनेगा? इसका बहुत ही सिंपल है। ऑफर बनाने के लिए आप लोकल एरिया को टारगेट करोगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो कोई आपके आसपास नहीं, आपके आसपास से ही लोग आएंगे 10-15 किलोमीटर से, मुंबई से कोई नहीं आने वाला। तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि हम दिल्ली को ही टारगेट करेंगे। अब उसमें भी मेल फीमेल वाला होता है कि आप किसको टारगेट करने वाले हो, मेल को या फीमेल को। अब उसके अंदर आप ऑफर निकाल सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर आपको क्या चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने रिबॉन्डिंग हो गई, हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई या क्या चीज़ हो गई, इसके साथ ये चीज़ फ्री निकाल दो, या जो भी आपको लगता है कि आपके जो आसपास के सैलून है वो सारी सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनसे बेटर निकाल दो। आपको पता है कि आप प्रॉफिट मार्जिन कैसे बना सकते हो, क्योंकि सबको पता होता है कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाना है। यू जस्ट नीड टू मेक योर ऑफर वेरी पावरफुल। अगर आपका ऑफर तगड़ा हो गया, एनी हाउ पीपल विल कम टू यू। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडस्ट्री में हूँ जो कोचिंग इंडस्ट्री है, तो कोचिंग इंडस्ट्री में लोग सिखा रहे हैं फनल कैसे बनना है, सेल्स कैसी होनी है, या XYZ चीज़ें कैसे होनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग कर रहा हूँ, मैं पे बता रहा हूँ ये चीज़ें कैसे होंगी, प्लस कंसल्टिंग, और आप अपने फनल को कैसे रन कर पाओगे। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन वर्क। अगर नहीं होता है तो विल रिफंड देयर मनी एंड दिस इज कम्प्लीटली ऑन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्शनेबल है। अब उनको भी अपने पैसे खोने का डर रहता है। मोस्टली लोग रिजल्ट क्यों नहीं जनरेट कर पाता है, बिकॉज वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। अब जब फॉलो ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं जनरेट होगा। ऑफर, जैसे आपने ऑफर की बात करी कि कैसे, अगर वो ऑफर ही रन नहीं करेगा तो क्लाइंट कैसे आएंगे, राइट। हमें वो ऑफर पावरफुल बनाना पड़ेगा और हटके भी बनाना पड़ेगा। जैसे ये इसके साथ ये फ्री, इसके साथ वो फ्री, तो हर कोई कर रहा है, कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। लाइक आओ यहाँ पे ये करो वो करो, है ना, राइट। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, ऑफरिंग वाली चीज़। अब जैसे हमारी घड़ियों की बात हो रही थी अभी इस पॉडकास्ट से पहले, मुझे ना रोलेक्स का बहुत बढ़िया लगा। अब मुझे पता है कि उसमें ऐसा कुछ यूनिक नहीं है रोलेक्स में, लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत कम है। अगर आपने देखा होगा, रोलेक्स लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ के अंदर। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज 16 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ रोलेक्स की, तो वो खरीदने के साथ ही उसकी कीमत में 35 लाख में उसको भेज सकते हो। कैसे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रोलेक्स की गाड़ी आप जाके आज नहीं ले सकते शोरूम पे, आपको कम से कम 1 साल वेट करना पड़ेगा। 1 साल या 2 साल की आपको वेटिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द मॉडल। उसमें 10 लाख घड़ियाँ बनती है पूरे साल में और ऐसे बिक जाती है। और उसके बाद लोगों को पैसा देना पड़ता है, चाहे आप संतरी के बच्चों, मंत्री के बच्चों, किसी के भी बच्चे हो, आपको घड़ी नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो ब्लैक मार्केट में मिलेगी, और ब्लैक मार्केट में ज़्यादा महंगी मिलेगी। और ये ही फॉर्मूला मैंने अपने उसमें इम्प्लीमेंट करा। अगर लोग हमारे साथ कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो 1 महीने की पाइपलाइन में रहता है और डायरेक्टली हमसे बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने सीख लिया कि एक वेटिंग लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। एलन मस्क ने जब अपना ट्रक लॉन्च किया था, साइबर ट्रक जो लॉन्च किया था, तो मैंने उनकी वेबसाइट में देखा था, उन्होंने वेटिंग लिस्ट डाली हुई है, जिसको चाहिए वेटिंग लिस्ट फिल करो। तो एंटिसिपेशन, हाइप बिल्ड करने के लिए। और जैसे ही वो लॉन्च हुआ, एक ईमेल पुश करा, बहुत ट्रैफिक है, बहुत सेल्स हुई, सारी चीज़ हुई। तो ये एंटिसिपेशन, हाइप बिल्ड करना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ओके तो रोलेक्स चाहे तो अपना प्रोडक्शन डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन क्या फिर उसकी वैल्यू बचेगी? कुछ वैल्यू नहीं बचेगी रोलेक्स की। तो इसलिए लोग रोलेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट है, एसेट है कि आज अगर 16 लाख की खरीद ली तो 25-30 लाख में वो बेच सकते हो, तुरंत आप बेच सकते हो, क्योंकि ब्लैक के मार्केट में वही मॉडल बहुत महंगा है। सो ये भी एक तरीका है लग्जरी चीज़ों को बेचने का। तो मुझे ये मॉडल बड़ा पसंद आया और यही मैंने अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करा। और लोग आते हैं, वेट लिस्ट में भी इंतज़ार करते हैं, एक एक महीना कॉल पे आने के लिए इंतज़ार करता है। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ट्रैफिक इंजन हो गया, प्रोडक्ट इंजन हो गया। अब प्रोडक्ट इंजन के बाद लोग हमारे पास कैसे आते हैं वो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, थर्ड स्टेप? बिल्कुल, जो लोग वाला पार्ट है, अभी हम सर्विस बेस्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ट्रैफिक आ गया, हमारे पास लीड्स आ गई। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो आती है सर्विस बिजनेस में वो होता है कन्वर्जन का। आपके पास 100 लीड आएंगी, 100 में से 80 बोलेंगे हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, प्राइस बताओ, ये बताओ। उनमें से टर्न अराउंड रेट में मैं भी एक नीश पे काम कर रहा हूँ, एस्थेटिक्स एंड डेंटल में। उसमें आप मानोगे नहीं, 100 लीड्स में ना सिर्फ 4 या 5 लोग ही टर्न अप करते हैं। अब वो सर्विसेज भी ऐसी होती है, कोई फिलर्स की, बोटॉक्स की, मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख की सर्विसेज होती हैं जो फेस एनहांसमेंट वाली होती हैं। तो उसमें टर्न अराउंड मतलब लीड 100 आई, उसमें से कन्वर्ट 4 भी होगी, तो आपका ROI आ जाता है। बट इस नंबर को बढ़ाने में आपका फोकस होना चाहिए। दैट इज़ वो होगा कि आपका जो कॉलिंग वाला पर्सन है, या जो आप जिसे क्लोजर्स कहते हैं, हमारे केस में रिसेप्शनिस्ट होगा, या फिर वो जो फ्रंट डेस्क पे बैठा होगा वो बंदा होगा। तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि आपके पास लीड्स आएँ तो उसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने पूछा अच्छा जी ये सर्विस है, इसकी कॉस्ट क्या है, वो सीधा कॉस्ट बता देगा, जी ये 50,000 की कॉस्ट है, आपको आना है? वो बोला नहीं मैं सोच के बताता हूँ। तो उस प्रोसेस में उनको वर्क करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस जो है ना, जो बिजनेस कर रहा है बंदा, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। लाइक वो इतने टाइम से बिजनेस कर रहा है, या नया स्टार्ट किया तो कुछ रिसर्च करके करा होगा, तो उसको ही मतलब घुसना पड़ेगा। एजेंसीज से अगर वो चाहता है ये चीज़ करे, तो पहले एजेंसी वाले बंदे को उसका बिजनेस समझना पड़ेगा अच्छे से। और ऐसा होता है ना, हम लोग एजेंसी वाले हम कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहे होते हैं, असली मार्केट में ऑफलाइन क्या होता है हमें इतना आइडिया नहीं होता, 1000 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो बिजनेस ओनर को ना इन्वॉल्व होना चाहिए उस चीज़ में कि आपका क्लोजिंग वाला पार्ट अच्छा हो। तो ये थर्ड स्टेप ये हो गया आई थिंक, कि आपका क्लोजिंग का पार्ट बिल्कुल सेटअप हो प्रॉपर, कि लीड्स तो स्टार्ट हो ही जाएंगी एड्स से, आपकी एड्स या ऑर्गेनिक जो भी अच्छा बना हुआ है, बट आपका क्लोजिंग अगर नहीं है तो सारी चीज़ वेस्ट जाएंगी। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। अब थर्ड स्टेप में मतलब काफ़ी साल काम किया, थोड़ा सा ऐड ऑन कर दो, आपको मज़ा आएगा सुनने में। अब 100 लीड आ रही हैं, 100 लीड में से 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, 100 लीड में से 40 कैसे कन्वर्ट होंगे? मज़ा आएगा, बताओ। बिल्कुल। अब देखो करना क्या होता है, यहाँ पे होता है मल्टीपल फिल्टराइजेशन। आई बिलीव इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। जो लोग घुमा फिरा के मार्केटिंग करते हैं उनकी लीड्स की क्वालिटी बेकार आती है, और 100 में से 1 लीड या 2 लीड कन्वर्ट होती है। जब आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग पे काम करोगे कि दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, ये चीज़ करता है, इसके ये बेनिफिट है, इफ़ यू वांट कि पीपल विल कम टू यू, दे विल गेट एंगेज विद यू, और वो आपके पास एक बेटर क्वालिटी है, तो जस्ट टॉक अबाउट द बेनिफिट्स पार्ट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, अरे हमारी इसमें ये फीचर्स है, नोबडी केयर अबाउट द फीचर्स, हमारा फ़ायदा क्या होगा, लोग जानना चाहते हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा। व्हेन यू विल टॉक अबाउट द बेनिफिट पार्ट, पीपल विल कम टू यू, दे विल एंगेज विद यू, और वो बात करके कन्वर्जन कैसे करना है, वो एक मेरा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं डॉक्टर फॉर्मूला, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लीड की क्वालिटी बेटर कैसे करनी है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग करने के बाद। अब उसमें हमारा क्या प्रोसेस है, वो फॉर्म फिल करता है। हम फॉर्म में पहले ही बता दें सर्विसेज इतने की हैं, और हम एक पूरा उनका क्राइटेरिया लेते हैं कि आपका पास्ट बिजनेस कैसा है, सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, XYZ, आपने क्या करा, आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या चीज़ आपको रोक रही है, क्या चीज़ आपको नहीं रोक रही है। ये चीज़ मेरे दिमाग में बताता हूँ कहाँ से आई। लास्ट दिसंबर मैं रनिंग कर रहा था, और रनिंग करते करते पसीना आता है, तो मैं ऐसी हुड उतार दिया और मैं खेलने चला गया, और ठंड लग गई, कफ हो गया बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, और वो कफ थोड़ा लंबा चल गया, खांसी कफ हो गया। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि ये वो लगाया अपना, और टेस्ट वेस्ट करना स्टार्ट किया। उसने कहा ओहो ये तो दिक्कत है, कितने टाइम से हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये टेस्ट करा के लेके आओ। तो मैं कहा ठीक है, टेस्ट कराने लेके गया, तो 5,000 के मेरे टेस्ट हुए, लंग्स का वो हुआ टेस्ट हुआ, वो फूक मारने वाला टेस्ट होता है वो हुआ, एक्सरे हुआ, 4-5 चीज़ें हुई। फिर मैं डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने देखा हाँ ये तो मुझे पता था, ये होगा ये होगा, ओके साइन करे उसने कहा दवाई ले लो। दवाई लेने गया, 5,000 की दवाई, मतलब कैन यू इमेजिन, 10,000 रुपये में उसे दे के आ गया। मैं कहा, मैंने एक बार भी नहीं बोला उससे कि 10,000 रुपये डिस्काउंट दे दो। हाँ डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट नहीं मांगा मैंने उससे। हाँ वही कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के लिए मैं डिस्काउंट नहीं मांग सकता, राइट।
अब उसने मुझे बताया कि भाई ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या मैं डॉक्टर से आके बोलूँगा आपने कौन सी डिग्री करी है, क्या चीज़ करी है? क्यों नहीं, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी पहले से बना के बैठा हुआ है। उसने जो चीज़, साले मरेगा अगर टेस्ट नहीं करेगा तो मर जाएगा। ये टेस्ट करा, जाके टेस्ट कराने गया, दवाई भी ली। मैंने कहा यही एक फॉर्मूला होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। हमें पता होता ना हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, और हम डॉक्टर से जाके डायरेक्ट नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बुक करना पड़ता है, नाम लिखवाना पड़ता है। सेम फॉर्मूला मैंने इम्प्लीमेंट करा। हमने ऑफर बनाया, वही इफ दिस ऑफर इज नॉट पावरफुल देन पीपल विल नॉट कम टू यू, टेल देम द बेनिफिट। तो हमने एक ऑफर बिल्ड करा। ऑफर बिल्ड करने के बाद हमने डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग करी, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। उसके थ्रू हमारे पास वेरीफाइड प्रोस्पेक्ट आए। हम एक शीट बनाते हैं जो हमारी टीम कंप्लीटली एनालाइज करती है लीड्स को। जो मैं आपको शीट पहले दिखा रहा था, जो हमारे क्लाइंट्स है 200 करोड़ 300 करोड़ के क्लाइंट है, तो हम पहले खुद एनालाइज करते हैं। वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट मेकिंग देम बाय। और वो मेकिंग देम बाय वाली चीज़ कब होगी, जब वो फॉर्म फिल कर रहे हैं और हम उनके सिनेरियो देख रहे हैं एंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं वेदर वी वांटेड टू वर्क विद देम और नॉट। हम किसी के पास नहीं जाते, आज तक नहीं गए, रिकॉर्ड है। एक बार स्टार्टिंग में गया था, SGSS के पास गया था बहुत पहले, राइट। अब हमें उनके पास नहीं जाना है, वो हमारे पास खुद आ रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस। तो यहाँ से ये फिल्टराइजेशन वाला प्रोसेस हो गया। जब आप उनके साथ सेल्स कॉल पे जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको बनना है डॉक्टर, आपको एक्सरे भी कराना है और आपको दवाइयाँ भी देनी है। सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। जब सेल्स कॉल की साइकोलॉजी आपको बताता हूँ, जब वही है ना 100 में से 40 कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले मैं उनकी बातें सुनता हूँ। मेरा पहला स्टेटमेंट होता है कि आपके कहाँ पेन पॉइंट है, बिजनेस कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो मुझे बताइए। वो कहता है नहीं नहीं मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा तो आप मेरे पास क्यों आए हो जब सब बढ़िया चल रहा है, तो लेट्स एंड दिस कॉल। वो कहता है नहीं नहीं अब मैं बताता हूँ। फिर वो प्रॉब्लम बतानी स्टार्ट होता है, वो प्रॉब्लम बताएगा, ये मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। मैं देखता हूँ अच्छा अगर मैं इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं उसको बताता हूँ। कॉल कंटिन्यू मैं जब करूँगा जब आप एक फाइनल डिसीजन बनाओगे वेदर यू वांटेड टू गो फॉर इट और नॉट। मैंने कहा कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, जहां आप फंसे हुए हो मैं 100% आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या आपको चाहिए ये सॉल्यूशन? अगर आप डिसीजन बनाओगे देन ओनली मैं इस कॉल को कंटिन्यू करूँगा और इसी कॉल के ऊपर मैं आपसे लॉकिंग अमाउंट भी लूँगा। वो कहते हैं हाँ अगर आप मुझे सॉल्यूशन दे दोगे, इस चीज़ से निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली आई विल बाय योर सर्विसेज। तो मैं उनको बताता हूँ सॉल्यूशन उनको दिखा देता हूँ पूरा। वो एक ऐसी दवाई है कि वो दिख तो रही है उनको इसकी प्रॉब्लम सही होगी, लेकिन ये जब भी मिलेगी जब आप एक्सचेंज करोगे मॉनेटरी टर्म्स में हमारे साथ। तो मैं वो दवाई देता हूँ उनको। अब वो उनको पता लग गया कि ये दवाई है, तो मॉनेटरी टर्म में एक्सचेंज हुए हमारे, एंड फिर वो मैं उनको चीज़ें देता हूँ। अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो नाचता है ना सिर पे, हम उन क्लाइंट को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आपका जीना आराम कर देंगे। पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट। नया इनोवेशन क्रिएशन जब भी होगा जब आप शांत रहोगे। इट्स बीइंग मोर देन 10 years। अब मैं सिर्फ और सिर्फ देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ और ऑनबोर्डिंग वाला काम करता हूँ। क्लाइंट का काम मेरी टीम करती है। सो यहाँ पे क्या है कि ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो ये प्रोसेस से अगर 100 लीड आ रही है तो 100% कन्वर्टेड है। और सेल्स कॉल की और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जब सेल्स कॉल पे डीप में जाता है। तो हमारा ट्रैफिक इंजन हो गया, प्रोडक्ट इंजन हो गया, क्लोजिंग का गया। मज़ा आया है जान के? बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। अब होता है रिटेनर। रिटेनर के बारे में आप बात कीजिए कि क्लाइंट को किस तरीके से रिटेन किया जाता है। रिटेन में यार देखो मोस्टली तो सारा रिपोर्टिंग का ही होता है, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव द नंबर्स देन आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते हो। लाइक लेट्स से हम कोई सोशल मीडिया का क्लाइंट लेते हैं, तो उसके डिलीवरेबल्स सोशल मीडिया मैनेजमेंट नॉट मार्केटिंग का क्लाइंट लेते हैं। तो मैनेजमेंट में लाइक क्रिएटिव्स जानने होते हैं, उसका ब्रांड स्टोरी, ब्रांड वॉइस कितनी गई है, कितनी क्या रीच आई है। तो उसमें कुछ सेट डिसाइडेड होते हैं कि इतने आपके पोस्ट जाएंगे, इतनी आपकी रील्स होंगी, ये कैलेंडर बनेगा आपका, ये इस डेट को जाएंगी। ग्रुप में बातें चल रही होती है क्लाइंट्स के साथ कि अच्छा इस पे ये चेंज है, इस पे वो चेंज है। लेकिन मंथ के एंड में चाहे आपने जितनी ज़्यादा बातें करी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए। क्लाइंट के यार आपने डाली तो बहुत चीज़ें बट आया कुछ नहीं। तो हमारे पास वो डेटा होना चाहिए कि सर देखो हमने 15
रील डाली है, 15 रील से इतनी रीच आई है, पिछले महीने हमने 5 रील डाली थी तो इतनी रीच आई थी, तो डैट मीन्स दिस इज़ वर्किंग, अब इस पर हम वर्क कर सकते हैं। तो जितना आप उनके क्लाइंट की ग्रोथ दिखाओगे उतना ज़्यादा आपका रिटेनर नंबर जाता है, मेरे एक्सपीरियंस से तो यही है। बाकी रिटेनर में हम ये भी करते हैं कि न्यू चीज़ें हम उनको रिकमेंड करते रहते हैं। जो हमारी फोर्टनाइट वाली मीटिंग होती है, लाइक 14 दिन में हम लोग मीटिंग्स करते हैं, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि अभी ये वाला स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो जैसे लास्ट मंथ हमारी 10K का रीच था, लेट्स से हमने कमिट किया क्लाइंट को कि इस मंथ हम लोग 15K या 20K तक ट्राई करेंगे, मतलब अप टू 100% ग्रोथ आपकी रीच पे ट्राई करेंगे। अब 14 दिन में वो चीज़ नहीं हो रही है तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, वरना क्लाइंट रिटेन नहीं होगा। शायद अगले मंथ हो जाए बट अगले के अगले नहीं होगा। तो इसलिए वी हैव टू एक्ट फास्ट, लाइक रिपोर्टिंग एक तो पार्ट है, एंड रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग एक्शनेबल्स आप लो कि और बताओ क्लाइंट को कि हम ये करने जा रहे हैं, तो इससे थोड़ा रिटेनशिप आपका बढ़ जाता है। बट ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो लाइक अभी एजेंसी में थोड़ा प्रॉब्लम तो ये आती है कि रिटेनरशिप 3-4 महीने तक ही टिक पाता है हमारा मैक्सिमम, और जो क्लाइंट अच्छा कर रहा होता है वो फिर मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है 3 साल से, मैं जब स्टार्ट किया था मैंने काम तब से आज तक मेरे साथ हैं, वो हमने उनसे एक बहुत बेसिक अमाउंट से स्टार्ट किया था और वो आजकल मुझे अच्छा हाई अमाउंट पे करते हैं, बिकॉज उस टाइम उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया था और उस टाइम मेरे लिए उन्होंने हाई अमाउंट पे किया था, तो डेडिकेटली काम किया था, और अब तो वो ठीक है, उनका बिजनेस ग्रो भी हो रहा है, तो अब तक वो टिके हुए हैं। तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट में डिपेंड करता है, और आप किस तरीके से उनको मतलब इंटरेक्ट करते हो, किस तरीके से आप रिपोर्टिंग करते हो, वो भी काफ़ी डिपेंड करता है। बट इन दी एंड उस बंदे के बिजनेस में हेल्प हुआ है तो रिटेन होगा, नहीं हुआ है तो नहीं होगा। एजेंसी में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, क्लाइंट बोल के जाता है तुम्हारी वजह से हुआ है, बिल्कुल तुमने गलती करी है, तुमने काम नहीं करा है, ये सारी चीज़ें करके जाता है। हमने इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाला। हम पहली बार हम कुछ सारी चीज़ें नहीं कर रहे, रील नहीं डाल रहे, पोस्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं कर रहे। हम एक मॉडल बनाया, डन विद यू, आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा हमारे साथ। एक डन फॉर यू होता है, हाँ, और एक डन विद यू होता है। हाँ, तो डन विद यू आपने किया। हाँ, डन विद यू। सो इसमें क्या था कि हमने बोला हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट चलाएंगे एंड वी कंप्लीटली वर्क ऑन डेटा, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता है, जो है आपके पास आएगा। हमने एक शीट बना दी, 1, 2, 3, 4, 5, 30 तारीख तक हर दिन ये काम हो रहा है, हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। वो हमसे मीटिंग लेते थे, मीटिंग का काम खत्म हो गया। अगर आपको मीटिंग चाहिए यू नीड टू पे अस एक्स्ट्रा, अगर आप हमारा टाइम लेना चाहते हो। जो चीज़ें ये हैं जो मीटिंग पर्टिकुलर है वो तो आपको मिलेगी। जैसे महीने में 2 मीटिंग, वहाँ पे हम ये होता है हमारा कॉल टू एक्शन क्या होगा, हमें क्या चीज़ करनी है, क्लाइंट से हमें क्या चीज़ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएटिव्स। जितना लोग ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं उतना हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्रिएट कराता है। आपने बेला विटा देखा है, बेला विटा के एड्स देखे हैं, उसने वो परफ्यूम छिड़का और लड़की आ गई, अरे आपने परफ्यूम कहाँ से लगा। मुझे उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी लगती है बेला विटा वाले की, वो खुद ही करता है बेसिकली। सो और उससे क्रिएटिव कितनी जल्दी चेंज होता है ना, और मज़ा आता है देखने में। तो यही चीज़ है कि जितने आप हफ्ते में 3 क्रिएटिव बनाओ, बहुत पावरफुल बनाओ, दिमाग लगा के बनाओ, और उस पर टेस्ट करते जाओ, आपको एक विनिंग कैंपेन मिलेगा और उस पर एडवर्टीजमेंट चलाते जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जब आपको विनिंग कैंपेन मिल जाएगा, आपको देखना कि आप उसको स्केल किस तरीके से करोगे, डबल डाउन किस तरीके से करोगे। 20% आपने बढ़ाया, फिर 20% आपने बढ़ाया, 20% आपने बढ़ाया, और ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारी एजेंसी करती हैं 2-3 क्रिएटिव्स देखे, ये काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो हमने सिंपली, क्लाइंट मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि हम 10 साल से उस चीज़ को कर रहे हैं और हम वी आर लाइक वेरी एक्सपर्ट इन दैट। तो हम एक शीट बनाते हैं, मंडे को काम हुआ, ट्यूसडे को ये काम हुआ, थर्सडे को ये हुआ, ये हुआ। अब उसमें हम ये भी बता देते हैं क्लाइंट हमें आपसे ये चीज़ चाहिए, अगर काम यहाँ रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ आपकी गलती होगी क्योंकि आपने नहीं दिया है। एंड हम पहले ही बोल देते 3 महीने हमें मिनिमम लगने वाले हैं। पहला महीना टेस्टिंग करने में, दूसरा महीना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, तीसरे महीने में 100% यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो 3 महीने तो हमारे साथ वैसे ही टिकने वाले हैं। तो ये चीज़ हम बहुत क्लियरली बताते हैं, और जो मेच्योर बिजनेस ओनर उनको पता है। ये तो है ना, कि टाइम लगना है। So वो ये आता भी 6 महीने 3 महीने के लिए है कि ठीक है, आई विल गिव यू टाइम, आपके पास है मौका, प्रूव इट। राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एजेंसी है, आपके जैसे आपके ही एरिया में 10 लोगों ने एजेंसी खोल ली, बिल्कुल, आप जो बेच रहे हो वो भी वही बेच रहे हैं, आप क्या करोगे फिर? यार सबसे पहले तो मुझे अपना लाइक मेरी स्पेशलाइजेशन होगी कुछ उनके अकॉर्डिंग। हाँ, बट वो भी कॉपी हो सकती है, मैं मानता हूँ। बट एक चीज़ है ट्रस्ट, कि मैंने ट्रस्ट कैसे बिल्डअप किया हुआ है। मेरी एजेंसी शायद उस एरिया में सबसे पुरानी हो, ये हो सकता है एक प्लस फैक्टर। चलो आपके जैसी और भी हैं पुरानी, ओके, मैं आपको काउंटर दे रहा हूँ, मज़ा आएगा क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, फिर आप बताइए। ठीक है, मेरे से पुरानी एजेंसी है। सबसे पहले तो यार रेट्स कट नहीं करूँगा मैं अपने, कि मैं नया हूँ तो मुझे कम रेट्स पे काम करना है। आई विल फाइंड द नीश।
अब उस नीश पे भी अगर बंदा है तो दे दो काउंटर, फिर उसका भी है मेरे पास सोल्यूशन। जैसे सेम नीश पे आता है तो मैंने नीश को बनाई है, तो इसका मतलब मैंने पहले काम किया होगा उस नीश पे, तो वही है कि मेरा रिजल्ट जो है वो आपसे अलग है। अब वो भी सेम काम कर रहा है, मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, बट बंदे तो अलग अलग हैं, तो माइंडसेट का फ़र्क आता है। मेरी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, ये मेरा एक यूएसपी बन सकता है। दूसरा आपने कहा, वो मैंने अभी सीखा जस्ट कि ऑफ़र, मैं कुछ अच्छा सा ऑफ़र बनाऊंगा कि ये मतलब 3 महीने तक मैं आपके साथ काम करूंगा विदाउट एनी पे, और रिजल्ट आएगा तो आप मुझे पे करना, इस तरीके से कुछ ऑफ़र बनाऊंगा। तीसरा ट्रस्ट जो फैक्टर है वो गेन करूंगा मैं, बाकी मतलब पुराने अपने काम वाम दिखा के ये सारा कुछ करके। श्योर, इसका एक तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे जैसे कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट के अंदर, और एनी हाउ आते ही हैं बिकॉज इंडिया में कॉपी करने का जो रिचुअल है वो बहुत पुराना है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब मेरे जैसे लोग आ गए तो मैं अपना ब्रांड वॉइस को इंक्रीज करूँगा। ओके, ब्रांड वॉइस में क्या होगा कि अगर आपने देखा होगा पेप्सी अगर एडवर्टीजमेंट कर रही है तो 80% उनका एडवर्टीज में जा रहा है, 20% कंपनी में जा रहा है, तो जितना दिखेगा उतना बिकेगा। अब जब सेचुरेशन पॉइंट आता है ना तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। अब सेम चीज़ वो कर रहा है, सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, प्राइस भी सेम है, रिजल्ट भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो वाई पीपल विल कम टू अस। वो कहेंगे ये सस्ता दे रहा है मुझे तो मैं इसके पास जाऊँगा भाई। तो ये इससे कैसे करने के लिए ब्रांड वॉइस क्रिएट करनी पड़ती है। देर आर 2 काइंड ऑफ अ कंटेंट मशीन, एक होती है ऑर्गेनिक कंटेंट मशीन, एक होती है इनऑर्गेनिक कंटेंट मशीन। आप अगर देखोगे ऑर्गेनिक में मैं कभी नहीं बेचता, पॉडकास्ट में मैं कुछ नहीं बेचूंगा, या इंस्टाग्राम पे जो भी हमारा कंटेंट जा रहा है कुछ नहीं बेचूंगा। कंप्लीटली वैल्यू डिलीवर करना, बहुत प्योर कंटेंट देना जिससे लोग सीखेंगे, 100% जान लगा के सिखाना। जो मेरा 10 लाख का 20 लाख का नॉलेज है वो एकदम ऐसी दे देना। तो यहाँ से क्या होता है, ये ब्रांड वॉइस क्रिएट होती है, तो पीपल विल ट्रस्ट यू, यू विल गेन अथॉरिटी। एंड कितने लोग कर रहे हैं? बहुत कम लोग कर रहे हैं, राइट। जब आप ये चीज़ करनी स्टार्ट करोगे तो आपकी ब्रांड वॉइस इंक्रीज होगी। ऑर्गेनिक में सिर्फ कंप्लीटली वैल्यू बिल्ड करो और इनऑर्गेनिक में दबा के बेचो। लेकिन इनऑर्गेनिक में भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपका ऑर्गेनिक कंटेंट एक लिमिटेड होता है कि आपका एक कंटेंट चल गया, 2 कंटेंट चल गया, आपकी रीच बढ़ गई, लेकिन पेड से आप उन ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। एक स्ट्रेटेजी होती है ओमनी स्ट्रेटेजी। तो आपने अपने ब्रांडिंग के ऐड चला दिए कंप्लीटली वैल्यू डिलीवर करने के, और आप ज़्यादा ऑडियंस तक रीच आउट कर गए। 3 महीने ऐड चलाओ, ब्रांडिंग में कोई अपना पैसा नहीं लगाता है। जो सोचते हैं सारी दुनिया जो इस वक्त चल रही है वो चल रही है, लीड चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, लीड चाहिए, कन्वर्जन कैसे चाहिए? लोग आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। पहले दिखो तो सही, वैल्यू तो डिलीवर करो, जब भी तो लोग आपके पास आएंगे। सो वो ओमनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो, कंटेंट वाला करो, और फिर पेड ऐड के ऊपर काम करो। सो अब क्या होता है, इसमें मार्केट भी सेचुरेट हो जाता है। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये तो और भी लोग कर सकते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी होती है जैसे मोफू, बोफू, तोफू, ये स्ट्रेटेजी होती है। अगर ये भी किसी ने बना ली है मार्केट के अंदर, उससे ऊपर चलते हैं। उससे ऊपर आता है मोट स्ट्रेटेजी। आपने देखा है, एक जैसे किला है, किले के आसपास पानी होता है चारों तरफ, लेयर्स डाल दी हमने, हाँ, कि इतना इजी नहीं है रीच करना में। मगरमच्छ रहते हैं, XYZ बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वहाँ तक जो दुश्मन रहते हैं पहुँच ही नहीं पाते, दीवार बहुत ऊंची रहती है, उसको बोलते हैं मोट। तो एक होती है मोट स्ट्रेटेजी। आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है। मतलब रातों की नींद उड़ानी पड़ती है। हमारे साथ क्या था कि मैं बहुत डीपली बैठता हूँ ब्रांड के साथ, और मैं खाली सोचने का काम है, उसमें सोचना और इम्प्लीमेंटेशन, ये चीज़ें लगती है। तो ये होता है कि आप कंपटीशन से भी बच सकते हो, और जो सेम चीज़ आपके साथ कर रहा है, आपका ब्रांड वॉइस आपको बचाएगा, आपकी मोट स्ट्रेटेजी आपको बताएगी, आपकी मोफू तोफू स्ट्रेटेजी, जितनी भी स्ट्रेटेजीज आपको स्ट्रेटेजीज बचाएंगी। और जब आप ऊपर पहुंच जाओगे तो आपसे कोई पंगा ले ही नहीं सकता, यार ये तो बाप आदमी है। तो ये होती है स्ट्रेटेजी। अब स्केलिंग वाला पार्ट कैसे आता है, थोड़ा सा स्केलिंग वाले के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एजेंसी है, तो आप स्केलिंग के लिए क्या सोचते हो? स्केलिंग किस तरीके से करते हो आप? स्केलिंग में मैंने आज तक कोई एड्स रन नहीं करी अपनी खुद की एजेंसी के लिए। तो जो आप पार्ट कह रहे हो कि ये कंटेंट बनाना, तो हमारा ऑर्गेनिक ही लीड्स आती है मोस्टली। हमने SEO में काफ़ी इन्वेस्ट किया था काफ़ी टाइम पहले, 2 साल तक वही कम क्लाइंट्स के साथ काम किया, बट हमने अपनी ब्रांडिंग में काफ़ी ज़्यादा वो किया, तो हमारे पास उससे लीड्स आने लग गई एक तरीके से। बट वही है कि स्केलिंग वाला पार्ट एजेंसी में बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है। जो आपको पता ही हो कि मार्जिन्स बड़े इसमें कम हो जाते हैं, टीम साइज़ बड़ी करनी पड़ती है, क्लाइंट भी बड़ा करना पड़ता है, और एक हैसल बहुत ज़्यादा हो जाता है।
आजकल 1000 तरह के ऑटोमेशन टूल्स आ गए, बट वो हैसल इतना कम नहीं हुआ। लाइक अभी भी आपने देखा होगा एजेंसी में पोस्टिंग का बंदा अभी भी होता है, इतने टूल्स आने के बाद भी, कि पोस्टिंग ये बंदा ही करेगा, स्टोरी ये बंदा ही लगाएगा। तो ये चैलेंज अभी स्केलिंग में है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसमें ना ऑटोमेशंस का रोल है काफ़ी ज़्यादा। जैसे टूल्स है बहुत सारे, पैबली कनेक्ट है, ज़ेपियर है, तो कुछ कुछ पार्ट आप ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे आप ये लीड्स वाला पार्ट है, लाइक अगर मैं एड्स का स्पेंड डबल कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरी लीड्स बढ़ जाएंगी, बट उसको क्लोज करने के लिए बंदा मेरे पास एक ही है, तो उसमें कुछ ऑटोमेशन मुझे करनी पड़ेंगे। इट कैन बी व्हाट्सएप ऑटोमेशन, इट कैन बी ईमेल ऑटोमेशन। तो इस तरीके से अभी एआई टूल्स भी हैं बहुत सारे जो ये ऑटोमेशंस को और फिल्टर आउट करते हैं, तो उनको इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व करके हम लोग इसमें स्केल को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बट स्केल के लिए मैं जो खुद यूज़ करता हूँ वो अपना यही है कि एड बजट को थोड़ा डबल कर देता हूँ और ये ऑटोमेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता हूँ। आप बाकी थोड़ा बेटर बता पाओगे कि और क्या कर सकते हैं इसमें? सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हमेशा लोग सोचते हैं कंपनी ऐसे जाएगी 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 जाएगी, 100% कंपनी नीचे भी जाएगी। हर कोई बात कर रहा है स्केलिंग 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 स्केलिंग, लेकिन डी स्केल होगा जब क्या करना है ये कोई नहीं बात करता। ये बहुत डीप चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी ग्रोथ पार्टनरशिप एजेंसी थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि कंपनी नीचे भी गिरती है। मैं तो पागल हो गया यार, समझ नहीं आ रहा, कंपनी नीचे गिर रही है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब 100 जगह ढूंढा, किसी ने नहीं बताया। मैं बजट बढ़ाए जा रहा हूँ। जैसे आपने बोला ना कि मैं बजट डबल कर दूंगा, तो यहाँ पे बजट डबल नहीं होता है। बजट डबल की जगह आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली नंबर देख के चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंपेन आपने लॉन्च किया एंड आपके पास अच्छी खासी लीड आ रही है, लेकिन एक सीज़न ऐसा भी होगा जब आपका बिजनेस जाएगा। ये तो पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक ग्राफ है, ऊपर गया नीचे आएगा, ऊपर गया नीचे आएगा, ऊपर गया नीचे आएगा। 1000% ये चीज़ें होनी है। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इंसान ये चीज़ सीख जाता है, जब ऊपर जा रहा है तो बजट 20% बढ़ाओ हर दिन, 3 से 5 दिन के अंदर। उसके बाद अगर नीचे गिर रहा है, डी स्केल करो। और यहाँ से मैं एक चीज़ सीख गया, ग्रोथ पार्टनरशिप। अब ग्रोथ पार्टनरशिप क्या होती है? एजेंसी में क्लाइंट है काफ़ी, टीम बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स लीन हो जाता है। आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि मेरे भी बहुत प्रॉफिट मार्जिन लीन थे। तो हमने क्या किया, जो इंडिया के टॉप बिजनेसेस हैं हमने उनको पकड़ा और हमने कहा कि मैं आपके बिजनेस में इतने का फ़ायदा ज़रूर कराऊंगा, मैं आपके साथ परसेंटेज में काम करूंगा। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं 10 लाख रुपए आपको बना के दूंगा, जो मेरी स्किल है, जो मुझे आता है। आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मैं 100% कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है। लीड चाहिए, लो। सेल चाहिए, ये लो। कैंपेन लॉन्च करने, ये लो। ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, ये लो। तो वो मुझे आती है। तो मैंने उनसे टर्म रखी सीधा, 10% मैं आपसे प्रॉफिट लूँगा। हमने सारे क्लाइंट हटा दिए, अपना सारा क्लटर हटा दिया। जो 50,000 60,000 इस तरीके के क्लाइंट थे, हमने सारे हटा दिए। अभी मैं उनका नाम नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है एंड वी आर चार्जिंग अराउंड मोर देन 10 लाख इन अ मंथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनकी कंपनी 1000 करोड़ रुपए बना रही है, तो वो मेरे साथ प्रॉफिट शेयर करेगी नहीं, तो हमारी रिटेनरशिप फीस बहुत ज़्यादा है। तो हमने ऐसे 10 क्लाइंट, पूरे साल में सिर्फ 10 क्लाइंट के साथ काम करना है। उनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, उनका नाम बहुत अच्छा है, और हमने एजेंसी बंद कर दी, बड़े क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट किया। रिटेनरशिप, अगर वो मेरे से ज़्यादा प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा तो रिटेनरशिप फीस बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर वो रिटेनरशिप फीस कम दे रहा है तो हम प्रॉफिट पे काम करेंगे, क्योंकि वो भी सोचता है कि यार ये हमें प्रॉफिट बनाने की बात कर रहा है, प्रॉफिट में शेयर करने की, हाँ मैं इसको पैसा दूंगा। अगर 10 लाख बना के दे रहे हैं तो वो देगा ही देगा। तो हम कंपनी भी बहुत सोच समझ के उठाते हैं कि जिसका बिजनेस एक्चुअल में हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिसर्च और डेवलपमेंट में जाता है, लेकिन ये हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैं डी स्केल वाली बात कर रहा था। कंपनी में आपको क्लटर रिमूव करना पड़ेगा। टूल्स, ऑटोमेशन, जितने टूल्स, जितना बिजनेस ग्रो होता है, लोग क्या करते हैं, टीम बढ़ा लेता है, एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ा लेता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ा लेता है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। बिजनेस डाउन गया तो फिर सैलरी का कहाँ से होगा? एक तारीख आते ही फट जाएगी कि यार सैलरी जानी, दिमाग ख़राब हो गया, इसकी EMI है, घर का खर्चा है, ये सारी चीज़ें कैसे करूँगा? तो यहाँ पे क्या करना होता है ना, आपको अगर कछुए की तरह चलना है, यहाँ पे खरगोश नहीं बनना है। आप कछुए की तरह चलो, लेकिन बहुत मजबूत तरीके से चलो कि मुझे कोई गिरा नहीं सकता। 1 साल भी आप खाली बैठ जाओ, कोई प्रोजेक्ट नहीं, टीम की सैलरी जा रही है ऑटोमेशन पे, कैसे होगा? ये सारी चीज़ें कि आपको अपने बिजनेस में से क्लटर कम करना पड़ेगा। जितने टूल्स थे रिमूव, जिनके थ्रू काम नहीं होता है, जो ज़्यादा यूज़ में नहीं है, रिमूव, सब्सक्रिप्शन रिमूव, टीम में जिसकी ज़रूरत नहीं है, हटाओ। जितना हट सकता है
आपने देखा मेरी वेबसाइट बहुत सिंपल है, digitaltherapy.com, प्रॉफिट मार्जिन स्काई रॉकेट, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केट, डायरेक्ट चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत डायरेक्ट है। तो जितना क्लटर है ना टीम का, टूल्स का, सारे एक्सपेंस हटाओ और फिल्टराइजेशन, टाइम के साथ आपका फिल्टराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा कि मैं तो इनके साथ ही काम करूंगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, ब्रांड वाइज आपका मार्केट में है, ट्रस्टेबिलिटी आपकी मार्केट में है, आपको सारी चीज़ें पता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंजन क्या है, इनऑर्गेनिक ट्रैफिक इंजन क्या है और किस तरीके से आपको खेलना है। तो करोड़ों रुपए आप आराम से बना सकते हो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो। मतलब 10 साल जब आप इन्वेस्ट कर लोगे अराउंड, तो आपको पता होगा कि मैं एक कम्युनिटी पे काम कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पुराने क्लाइंट हैं, तो मैं यहीं से अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। तो मैंने तो ये चीज़ें करी है और टचवुड हम ग्रोथ एजेंसी बहुत अच्छी चला रहे हैं। आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग अभी कितना और चलने वाला है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसके अंदर? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं 1-2 पॉडकास्ट पहले भी गया हूँ तो सब ने ही पूछा है। जब मैं आ रहा था डिजिटल मार्केटिंग में तब लोग कह रहे थे सैचुरेट हो चुका है। अब आप 10 साल से कर रहे हो, आपने भी कितनी बार सुना होगा ये सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। अभी ये AI वाला जो वेव आया था पीछे, बट उसमें भी लोग कह रहे थे कि अब डिजिटल मार्केटिंग कौन करेगा। मुझे लगता है ये एक नेवर एंडिंग चीज़ है जो चलती ही रहेगी। प्लेटफॉर्म चेंज होंगे, मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट चेंज होगा, बट मार्केटिंग तो हमेशा रहेगी। वो डिजिटल है, शायद वो VR में कन्वर्ट हो जाए, वो ऑगमेंटेड रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, बट मार्केटिंग कैंपेन्स वहाँ पे भी चलेंगे, यहाँ पे भी अभी भी चल रहे हैं। वो ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहेंगी। तो ये नेवर एंडिंग चीज़ है। इसमें जैसे वही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामर्स है, डेवलपर्स हैं, वो उसको टाइम टू टाइम अपना करता रहना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, वो कभी ख़त्म तो होगी नहीं। ऐसी सेम मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग है, ये कभी चेंज ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेक्निक्स ये आते रहेंगी और यही इवॉल्व, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन का यही एक फंडा है कि आपको इवॉल्व करते रहने पड़ेंगे चीज़ों के साथ। तो मेरा तो ये माइंडसेट है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप अपने आप को अप टू डेट रखो। यूट्यूब इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, ऐसे सीखते रहो। नेटवर्क इज़ अवर नेटवर्थ, दैट्स इट। ये राइट। और आपको जब पहली तारीख आती है डर लगता है थोड़ा सा? बहुत अभी भी लगता है, क्योंकि हम तो अभी छोटे लेवल पे हैं थोड़ा सा, एंड बूटस्ट्रैप है कम्प्लीटली। तो और मेरे बैकग्राउंड भी सारा जॉब वाला ही है। मतलब मेरे फादर भी जॉब करते हैं, मैं भी पहले जॉब करता था। फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें करी हैं। हॉल्दो हो गए 3-4 साल, बट जब स्टार्ट किया था, जब इंटर्न्स थे, तब भी ये टेंशन होती थी कि इसको छोटा सा अमाउंट है। अब तो ये उस टाइम बड़ा अमाउंट होता था, अब तो और बड़ा अमाउंट है। अब तो आपका रेंट भी है, सैलरीज भी हैं, तो वो तो रहता ही है। बट आई थिंक वही एक थ्रिल भी देता है आपको अंदर से कि यार दे पा रहा हूँ मैं। कभी सोचा नहीं था आज से 2 साल पहले कि मैं 12 लोगों को मैं सैलरीज दे सकता हूँ। तो वो वाली भी एक अंदर से एक हसल वाला कल्चर भी है। तो वो सब चीज़ें तो हैं। समझ गया। सो बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की एक डार्क इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग लुटते हैं, है ना, और बहुत सारे लोगों के साथ गलत भी होता है। अब टेलीग्राम पे हमारे बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं, फेक ग्रुप बनाए हुए हैं, और उस पर ट्रेडिंग करके कुछ आता है और वो बेच रहे हैं और लोग खरीदते भी हैं। तो थोड़ा सा जो लोग अवेयर हो सके कि डिजिटल मार्केटिंग में जिनके साथ फ्रॉड ना हो सके, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं करंटली और उनको किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। ओके, सो यार मैं ना आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ कैसा स्कैम हो सकता है। सेकंड है क्लाइंट जो डिजिटल मार्केटिंग लेना चाह रहा है उसके साथ कैसा स्कैम हो सकता है। और थर्ड, स्कैम बिजनेसेस जो सिर्फ चल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो फर्स्ट यार जब मैंने भी स्टार्ट किया था, आपके पास वो वाले क्लाइंट आते होंगे, आप काम स्टार्ट करो, पेमेंट कर देंगे, कहाँ जाना है, अब स्टार्ट तो करो काम। उस टाइम में एक बड़ा फैंसी सा वर्ड लेके आए थे कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी मुझे दिखाओ, देन वी विल पे यू। तो उसमें क्या हुआ कि आप काम स्टार्ट करोगे किसी क्लाइंट के साथ, वो आपको बेसिक ईमेल पे बोल देगा, आप बोलोगे सॉरी उसको कि हमने ऑनबोर्डिंग कर दी है, ही विल से कि हम 7 डेज़ बाद की पेमेंट करेंगे। तो एग्रीमेंट्स आपके टाइम टू टाइम होने चाहिए, बट आपको भी पता है कि एग्रीमेंट का कुछ इतनी वैल्यू होती नहीं है। आप कहाँ कोर्ट कचहरी जाओगे इन सब चीज़ों के लिए, राइट। तो आप कभी भी जब काम स्टार्ट करो तो एडवांस पेमेंट आप लो उनसे, प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ। एक डॉक्यूमेंट भी होता है, आई थिंक डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, तो वो तो मैं साइन कराता ही हूँ। तो ये ऐसा जो स्टार्ट कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, वो लोग ये चीज़ करें कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखें, एडवांस पेमेंट आप लेके चलो, तभी सीएस क्लाइंट भी आते हैं। सेकंड है क्लाइंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि जिन्होंने सर्विस स्टार्ट करनी है, बहुत सारे हैं कि पैसे लेके फिर गायब भी हो जाते हैं बिल्कुल। तो वो वाले तो देखो, आपको जैसे क्लाइंट एज अ बिजनेस ओनर मैं भी के साथ काम करूँगा तो उसकी प्रोफाइल अच्छे से देख के प्रॉपर चीज़ करूँगा। बट ये इतने लेवल पे जा चुका है ना, आप इतनी वेल एस्टैब्लिश प्रोफाइल देख के भी आपका स्कैम हो सकता है।
तो आप उनके साथ कुछ एग्रीमेंट इस तरीके का करो कि इतनी इतनी पार्ट पेमेंट्स में आपका पेमेंट होगी फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए, मतलब आपको जानने जितना मुझे टाइम लगता है। तो मैं भी कुछ कुछ ऐसे काम करता हूँ, मेरे साथ हुए भी हैं स्कैम्स। एक मेरे साथ स्कैम हुआ था, मैंने किसी से कंटेंट की वीडियोस की सर्विसेज ली थी। एक इवेंट था, सोचो उस पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि आपका सारा वीडियो का मैं काम कराऊंगा। तो एक वीडियो की टीम थी कोई, मैंने ऑनलाइन ही ढूंढा था उनको मैंने अपफ्रंट पे किया था। वो पूरा इवेंट मुझे 80,000 रुपीज़ में कवर करना था। उनको अपफ्रंट मैंने 50K पे कर दिया था कि टीम जाओ ठीक है आप करो। दिक्कत ये होगी कि वो दिल्ली के थे, मैं भी दिल्ली का था, मैं मिला नहीं उनसे जाके, या मैंने अपना ऑफिस नहीं बुलाया उनसे। अब मैंने उनको 50K पे कर दिया। अब सोचो इवेंट हो रहा है, वहाँ पे टीम नहीं आया है, कितना केओटिक सिचुएशन वो है। अब वो पता चला एंड में जाके कि वो लोग फेक एड्स रन करते थे क्लाइंट से पेमेंट लेके, और ये पूरा एक नेक्सस टाइप का बना हुआ है। लाइक दे विल हंट सर्विसेज जिनको इंस्टेंट नीड पड़ती है, जैसे एक वीडियो का सर्विस हो गया। एक और मैंने सुना था आर्टिकल्स का, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हम आपका आर्टिकल डलवा देंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, इन सब में आपको एडवांस पेमेंट करनी है। तो वो एक फेक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, अच्छे खासे फॉलो डलवाते हैं, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं, एड्स चलाते हैं प्रॉपर इंस्टाग्राम के ऊपर कि हम ये कर देंगे। 10-12 ऐसे स्कैम किए बंद, मतलब रिपोर्ट हो जाता है इंस्टाग्राम पे, तो वो पेज ब्लैकलिस्ट हो जाता है। फिर साइबर क्राइम में केस कुछ होता नहीं उनका आउटकम। तो अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था दिल्ली में जिसमें एलन मस्क, हाँ स्टार्टअप वाला, आई नो, उसका मैसेज मेरे पास आता है उस बंदे का, अभी धैर्य तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो हम बड़ा करा सकते हैं। मैंने कहा भाई हाथ जुड़वा ले। मैं उसका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, आप समझ गए होंगे। तो उसका मेरे पास आया कि कुछ, मैंने कहा भाई नहीं, मैं धैर्य कंट्रोवर्सी में फंसा था, ये वाली भाई कंट्रोवर्सी में जब भी फंसे हो तब कुछ करा है, ऐसे नहीं होता कुछ भी कि गलत लोगों ने आपके ऊपर कर दिया है। वही वाले इवेंट जिसने कराए थे उसका ही मैसेज मेरे पास आया था। इवन वो ही इज़ कनेक्टेड ऑन अ व्हाट्सएप विद मी, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, हमें आपके साथ काम नहीं करना, हमारी इमेज बहुत बहुत क्लीन है। एंड आपको क्या लगता है और किस किस तरीके के स्कैम होता है? एक तो ये हो गया पैसे ले लिया क्लाइंट से, या वो चीज़ हो ही नहीं रही है वो इवेंट, और किस किस तरीके से लोग फंसते हैं? यार एक बहुत मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, 2 हैं अभी, तो 2 आ गई हैं। एक तो ये फैंटेसी वाली है, ठीक है, इसमें आपको ऐड चलाने का बंदा इतना पैसा देगा, मतलब आपको कोई और क्लाइंट लेना नहीं पड़ेगा, मतलब आपने उसकी ऐड चला दी ठीक से, तो ठीक है। एक तो ये है, इसमें मैंने काम नहीं किया तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दिस इज़ नॉट, ये सही बात है, हाँ, ट्रस्टवर्दी चीज़ नहीं है ये वाली। मतलब आपको पता भी होगा इन्फ्लुएंसर्स को मतलब बैग्स में पेमेंट जाती हैं इन ऐप्स प्रमोट करने के लिए, और आपने अगर मान लो आपका 1 साल में आपको 10 वीडियो डालनी है, आपने नहीं डाली तो आपको कॉल्स आएंगे गैंगस्टर्स की। मैंने ये भी सुना है कि गैंगस्टर्स कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपकी वीडियो नहीं आई है, डालो, पैसे वापस नहीं लूँगा मैं, आपको वीडियो डालनी है तो डालो। एक ये वाला है, और एक ऐसी इंडस्ट्रीज का मैंने खुद मतलब काम किया है। जैसे मैं गूगल एड्स की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, यूएसएस में बिजनेसेस होते हैं उनको मैं गूगल एड्स देता हूँ। तो इंडिया में बैठे बैठे लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं ऐसी यूएस के लोगों को टारगेट करके। एक आपको पता ही होगा टेक सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कैम होता है, इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, और यूट्यूब पे चैनल्स भी बने हुए हैं जो ऐसे स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं। उनका 100% बिजनेस चलता है कि डिजिटल मार्केटर की वजह से, मतलब ये ना ट्रिक से ऐड चलती हैं, और वो ऐड ज़्यादा चलती भी नहीं है। जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर केयर नंबर, हाँ, तो ऐड ऊपर आ रही होगी, वो चलती भी ऐड 2 दिन के लिए है। मैंने इनका पूरा बैकएंड समझा है एक बार थोड़ा डीप जाके, क्योंकि मेरा भी गूगल ऐड का बैकग्राउंड है, लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आप मेरे ऐड चला दो, टेक सपोर्ट की है वो, तो मैं समझ चुका हूँ कि ये थोड़ा अलग है, मैं नहीं करूँगा। फर्स्ट टाइम मुझे हिट ऐसे हुआ कि एक बंदे ने बोला मेरी ऐड चला दोगे यूएस में, मैंने कहा ठीक है चला दूंगा, क्या है बताओ, कि मुझे ना जिन लोगों को कंप्यूटर ठीक कराना है उन तक पहुँचना है। मैं कहा ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये मैं कर दूंगा। उसके बाद वो बोलता है यार ऐसे कस्टमर्स लेके आओ जो माइक्रोसॉफ्ट ढूंढ रहे हैं। तब मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि यार माइक्रोसॉफ्ट का कॉल ये कैसे लेगा। और फिर मैंने पूछा ठीक है आपका बजट वेट क्या है, कह रहा मेरा बजट दिन का $5,000 $10,000 है। मैंने कहा आप करते क्या हो, वो उसमें अड़ गया कि मैं आप ऐड चलाओ, मैं आपको $1,000 पर डे का दूंगा, आप मेरे $10,000 की ऐड चला दो। थोड़ा रिसर्च किया तब पता चला कि क्या इंडस्ट्री है, ये ऐड अकाउंट भाड़े पे लेते हैं, हांगकॉन्ग के ऐड अकाउंट होते हैं सारे, इस पर बजट लगता है आपका $10,000 $20,000 पर डे का, और ये ऐड अकाउंट मतलब आपके कुछ घंटे के लिए चलेंगे और सस्पेंड हो जाएंगे। उस घंटों में ही वो इतना तगड़ा बिजनेस जनरेट कर लेते हैं, और फिर मतलब अब ऑनलाइन है सब कुछ है ही नहीं, फेक पेमेंट गेटवेज होते हैं, सब कुछ होता है, अगले बंदे का बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली। और वो बेचारा एक बूढ़ा इंसान होता है अमेरिका में, जिसकी उसकी लाइफ सेविंग उसने करी हुई है, वो अपना बेचारे को अपना प्रिंटर से प्रिंट कमांड नहीं निकल रही, तो उसने फ़ोन किया है एंड इस पे आके पूरा अकाउंट खाली। जो इंडिया में चलता है बेसिक लेवल पे आधार कार्ड स्कैम, वो थोड़ा प्रॉपर है वहाँ पे। करेक्ट, ये मैंने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना मैंने। और ये जो फैंटेसी ऐप वाले होता है, इनके लिए हमारी मार्केटिंग ने भी, कंपनी ने ऐड चलाया है, बट हमारे पास ऐसे कोई धमकी भरा कुछ नहीं है, बिकॉज हम पूरा ऑन पेपर काम कराते हैं। फैंटेसी इज लीगल,
मैं कह रहा हूँ जो प्रॉपर बेटिंग वाली एप्स हैं, हाँ, वो उनकी ऐड नहीं चलती है, वो इन्फ्लुएंसर से ही चलती है सारी। मैं उस टाइप की बात कर रहा था। पर गवर्नमेंट ने अब इसको रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, नए रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो फैंटेसी वाले ऐड चलाते हैं ना, हर कोई एजेंसी चला नहीं पाती है, या ट्रेडिंग वाले हर कोई चला नहीं पाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है G2 वेरिफिकेशन। नाम सुना आपने? यस। तो हर कोई G2B वेरीफाई नहीं कर पाता। उसका प्रोसेस आसान है, पर बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि G2 कैसे वेरीफाई कराना। अगर आपने वो वेरीफाई करा दिया तो आपके ऐड ठीक चलते रहेंगे। अगर उन्होंने कोई फिशी चीज़ पाई गई तो आपका अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, सारी चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, लोग इवेंट कर रहे हैं आजकल। ये मुझे ना बड़ी हंसी आती है इस चीज़ पे। एक एजेंसी का मेरे पास कॉल आता है कि हम आपको लारा दत्ता से ये वाला अवार्ड दिला देंगे, ये आप हमें इतने पैसे दे दो। मैंने किस चीज़ का अवार्ड दिला दोगे भाई, कैसा क्या कर दिया हमने? कह रहा आप ही बताओ कैटेगरी कौन सी आपको चाहिए। हाँ, कैटेगरी कौन सी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। इवन एक मेरी स्कूल फ्रेंड थी जो इस कंपनी में काम कर रही थी, नोएडा की एक कंपनी थी। तो उसने कहा कि धैर्य तू ये कर सकता है, इससे इमेज अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा। मैंने कहा वी आर फकिंग डिजिटल मार्केटर्स, वी नो हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड। तो लारा दत्ता हो, विराट कोहली हो, शाहरुख खान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रांड पे। ठीक है, मेन चीज़ है कि आप काम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहोगे कि ये इवेंट में अवार्ड्स देते हैं, क्यों देते हैं, क्या बिजनेस है, कैसे पैसे बना सकते हैं? ये अवार्ड्स होते हैं, फेक अवार्ड्स होते हैं, रियल अवार्ड्स होते हैं, ये थोड़ा सा आप बताओगे? ब्रो ये पूरी लेजिट बिजनेस है ये वाला, ठीक है। मतलब तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट ये लेजिट बिजनेस होते हैं। इनको PR इवेंट्स कहते हैं बेसिकली। इसमें होता क्या है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो एक प्रॉपर इवेंट मैनेज कराती हैं। अब मैंने भी इनके लिए एड्स वगैरह रन करी हुई है, मैंने पार्ट भी लिया हुआ है इनके साथ। तो जैसे कोई इवेंट है, वो कह रहा है कि मैं इंडियन हेल्थ केयर अवार्ड्स करा रहा हूँ, ठीक है। उस बंदे ने बोला कि मैं सब डॉक्टर्स को एक पैनल बनाऊंगा, पहले इवेंट में डिस्कशन होगा, सेकंड में कोई मंत्री नेता आएंगे यहाँ बोलेंगे, थर्ड पार्ट में आपको अवार्ड मिलेंगे, चौथे पार्ट में आप सबका लंच होगा। तो दीज आर नेटवर्किंग इवेंट्स। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आते हैं, एक अमाउंट लिया जाता है उसमें, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का इवेंट है। कोई 5 स्टार में हो रहा होता है, कोई नॉर्मल टेंट वेंट लगा के हो रहा होता है। तो वो डिपेंड करता है कैसे कैसे क्या रेट है। तो इसमें ये होता है ना कि देखो आपने पे किया, वो अवार्ड तो चलो एक बाई प्रोडक्ट है, बट हम जैसे बंदे क्या देखते हैं ना कि नेटवर्क क्या मिल रहा है मेरे को वहाँ पे मैं एक कोई जैसे वहाँ पे जो आ रहा है वो पर्सनल ब्रांडिंग का भूखा है। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि वहाँ पे जो आ रहा है उसको अपनी ब्रांडिंग करनी कहीं ना कहीं अटक रहा है बेचारा वहाँ पे। तो आप उससे, जैसे कि कोई डॉक्टर है, मैं वहाँ पे गया, मैंने अपनी स्टैंडी वगैरह सब लगाया वहाँ पे, तो वहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिले। तो मैं इसको उस तरीके से देखता हूँ। बाकी इन इवेंट्स में बिजनेस मॉडल यही होता है कि सबसे पेमेंट ली जाती है, और कुछ ऑर्गेनिक अवार्ड्स भी होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक भी दिन होते हैं, सब ऐसे ही नहीं होते। और कुछ कुछ कैटेगरीज डिवाइड करी होती हैं इनमें, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एजुकेशन का होता है, हेल्थ केयर का होता है, अब तो डिजिटल मार्केटिंग के भी बना दिए लोगों ने। अभी देखे थे मैंने कि डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड्स हो रहा है कि बेस्ट एजेंसी क्या है। और कुछ कुछ लेजिट भी होते हैं जो इतना तामझाम करके अवार्ड्स नहीं करते हैं, वो खुद ही आपको रीच आउट करेंगे कि आप, हमने आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट करी है। जैसे क्लच के अवार्ड्स होते हैं, लिंक्डइन के भी कुछ मिलता है पेज ग्रो करने का, तो उस टाइप से भी होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे रियल भी होते हैं और बहुत सारे फेक भी होते हैं। तो ये अवार्ड्स लेने से फायदा होता है मार्केट में, जैसे PR होता है तो उससे फायदा होता है। ये आप कैसे प्रेजेंट करते हो उसके ऊपर है। जैसे आपकी वेबसाइट में एक पूरा ट्रस्ट बैज कहता हूँ मैं तो उसको, कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ, मैं मेटा सर्टिफाइड हूँ, तो एक वो माइंडसेट हल्का सा चेंज होता है कस्टमर का, मुझे ये लगता है। बाकी ऐसा नहीं कि 100% हेल्प करेगा। इट्स जस्ट लाइक कि इट्स माई क्या कहते हैं इसे, ट्रस्ट जनरेट करना चाह रहा हूँ मैं क्लाइंट के साथ कि मुझे ये अवार्ड मिले हैं, मुझे वो अवार्ड मिले हैं। कुछ ऑर्गेनिक होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक होंगे, राइट। और जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स भी आपने देखे होंगे, फॉर्ब्स के आते हैं, ये फॉर्ब्स के टॉप, ये उसमें से आगे ऑर्गेनिक होते हैं, पीछे पेड होते हैं। जैसे बड़ा आर्टिकल होता है ना, जैसे फॉर्ब्स का है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपने पे किया तो आपका आ ही गया। आप मान लो कोई एक प्रॉपर्टी डीलर हो थोड़े उस टाइप के, तो आपने आर्टिकल में फॉर्ब्स में आना है, तो नहीं, आपका नहीं होगा पैसे दे के भी। तो इट्स लाइक कि वो डिपेंड करता है कि मैगजीन कौन सी है, इवेंट कैसा है, तो लाइक दैट। बाकी आप यूज़ कर सकते हो कैसे मार्केटिंग में, जैसे लैंडिंग पेज में लोग लगाते हैं बहुत कि आई एम फीचर्ड इन दिस 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 करके, तो एक ट्रस्ट फैक्टर हल्का सा बोलूँगा कि इंप्रूवमेंट आती है उससे। और ये इंडस्ट्री वाइज इवेंट होता है, एक जनरिक इवेंट? इंडस्ट्री वाइज होते हैं प्रॉपर। अच्छा, मतलब सेलिब्रिटीज़ का अलग होता है। मुंबई में तो डेली होते हैं ऐसे इवेंट्स। आपको सेलिब्रिटीज़ आप वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलता है? अवार्ड से तो कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, बट वहाँ पे एक दो सेलिब्रिटीज़ और आए होंगे, प्रोड्यूसर आया होगा, डायरेक्टर आया होगा, तो यू गेट एक्सेस टू दोज काइंड ऑफ इवेंट्स। इट्स अ नेटवर्किंग इवेंट बेसिकली, आप ये कह सकते हो, नॉट अ अवार्ड शो। वैसे अगर कुल मिला के देखा जाए, शुरू से लेके जर्नी जो आपकी रही है डिजिटल मार्केटिंग में, मज़ा आ रहा है? क्या चीज़ आप देख रहे हो और फ्यूचर क्या देख रहे हो अभी फिलहाल?
अभी तो मेरे को फ़न इसलिए आ रहा है क्योंकि वही हम एम्प्लॉयबल बैकग्राउंड से आते हैं। तो फादर मेरे उसमें थे, गवर्नमेंट जॉब में हैं अभी, सॉरी, ठीक है। तो मेरा भी वही था कि जॉब ही करनी है, घर पे वही बोलते थे जॉब करनी है, अच्छे से पढ़ लिख ले, जॉब करनी है। तो बट जब ये बिज़नेस वाला पार्ट आया तो इसमें ये है कि स्टार्ट इसलिए किया था कि कम काम करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब वहाँ 9 घंटे की शिफ्ट है तो यहाँ 24 घंटे की शिफ्ट है, एक ये वाला पार्ट है। और एक और चीज़ बोलूँगा कि काम आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको एक मेरे को लगता है वो काफ़ी हेल्प करता है। घर छोड़ के मतलब स्टार्ट करो। मैंने भी मतलब मेरा घर, आप मानोगे नहीं, घर के जस्ट 2 गली छोड़ के मैंने घर लिया काम करने के लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था, एक टेबल लगाई थी, उसमें एक लैपटॉप लगाया था, वहीं से काम स्टार्ट किया था। जब थोड़ा स्टैब्लिश हो गया देन आई एम कम बैक होम अगेन। तो वो वाला माइंडसेट भी था, मतलब हसल करने का मन स्टार्टिंग से था मुझे कि घर से निकलना ज़रूरी है। हाँ, घर से निकलना ज़रूरी है। वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में। और मैं रहा भी बाहर हूँ पढ़ाई के टाइम पे। श्योर, ये चीज़ मैं भी बताना चाहता हूँ, मतलब कि मेरी फैमिली में भी सारे कोई बिजनेस वाला नहीं है। तो क्या था कि इतना पता लगा कि जब मैंने जॉब की ना, एक्चुअली में स्ट्रगल जब पता लगा, बिजनेस हर कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, नहीं बस की हर किसी के, क्योंकि इतना मेंटल प्रेशर लेना, इतना ट्रॉमा लेना, चीज़ें कभी चल रही हैं, कभी नहीं चल रही हैं, कभी ब्रेक डाउन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जॉब। क्योंकि वहाँ पे एक सिक्योरिटी है, और जिनमें बहुत ज़्यादा चुल रहती है ना, वो ये चीज़ें करता है, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं लाइफ के साथ। या तो वो बहुत ऊपर चले जाते हैं या बहुत नीचे आ जाते हैं। और एक बार जो घुस भी जाता है ना, वो उसको चाहे वो फेल हुआ हो या उसमें पास हुआ हो, वो वापस जॉब नहीं करता है। पर 90% केसेस में देखा है, मतलब अपने अंदर से उसका कोई ईगो फैक्टर आ जाता है कि मैं जॉब नहीं करूँगा दोबारा, क्या तो बनाऊंगा, फेल हुआ तो बनाऊंगा दोबारा, बन गया है तो इसको और ऊपर लेके जाऊंगा। मेरा मानना पता एक चीज़ है, मैंने बिजनेस से जो चीज़ सीखी है, पार्टनरशिप करना स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उनके पास इक्विटी है, कुछ ना कुछ कंपनी का है, ठीक है। मुझे पता है कि उनको 10 साल लग जाएंगे अगर वो अपना ब्रांड के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और मैं उनके साथ लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है यार, ये प्रोडक्ट एंड रिसर्च डेवलपमेंट कर ले, ये फनल बनवा, इसका जितना होगा इतना % तुम्हारा, इतना % मेरा। फॉर एग्जांपल वीडियो प्रोडक्शन के अंदर अगर ये चीज़ है, इतना % तुम्हारा, इतना % मेरा। तो अगर वो अपना ब्रांड नहीं बना सकते, उनको पता है कि मेजर बिजनेस यहाँ से कर सकता है, तो ये तरीका मैंने ढूंढा कि यार कि ठीक है, ये अपने लोग हैं, इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो इनके साथ इक्विटी शेयर करता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, जो आपके करीबी लोग हैं ना, उनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मेरे बारे में सोच रहे हैं कि यार ब्रांड बढ़ाना, आगे बढ़ाना, तो इनका काम बढ़ेगा, हमारा भी काम बढ़ेगा। वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बहुत सोचता हूँ कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। ऑल्दो लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं होता आज की डेट में, बट फिर भी जो लोग हैं मेरे, वो लोग हैं, जब तक है मैं उनके बारे में बहुत सोचता हूँ और चीज़ें करता भी उनके लिए। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी टीम के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपकी भी टीम के बारे में, कि आप जो अपनी टीम है उनको कैसे रिटेन रखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है, कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही तो डेफिनेटली वो दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, चौथी जगह जाएगा। तो आप रिटेनरशिप का कैसे रखते हो? अभी तो यार मैं पहले मैंने सिंगल पर्सन कंपनी थी, तो मेरे साथ जिसने मतलब फर्स्ट टाइम पे ज्वाइन किया था, तो उसके साथ मैंने प्रॉपर कंपनी बनाई, उसको मैंने इक्विटी दी। बाकी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, एज यू नो 3 साल ही हुए हैं कंपनी को फॉर्म हुए, तो इतना लॉन्ग टर्म नहीं हुआ है। और मेरी इतनी मतलब हाई रेवेन्यू भी नहीं है एजेंसी की कि हम उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें। तो व्हाट आई डू इज़ आई गिव इंसेंटिव्स मंथली बेसिस पे। लाइक कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भी है ना, तो मैं उसको भी इंसेंटिव्स देता हूँ कि अच्छा आपके पोस्ट पे आपने जो डिज़ाइन बनाया था इस पर अच्छे एंगेजमेंट आई, लाइक्स आए, ऐसे का बंदा है तो इस कीवर्ड में तुम लेके आओगे, तो आई गिव इंसेंटिव्स ऑन दैट। इस तरीके से मैं रिटेन किया हुआ है। एंड टचवुड अभी जो स्टार्टिंग में मतलब रिसेंटली जो टीम बनी है 10-12 लोगों की, उसमें से 8 लोग 1 साल को हो गया है, ज़्यादा ही हो गया 1 साल से, तो अभी भी है। बाकी तो थोड़े बहुत आगे जाते रहते हैं। मतलब मैं उनको कहता हूँ कि आप सीखो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल आप आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे पास तब अगर वो मौका होगा, लाइक रिसोर्सेज होंगे तो मैं दूंगा, बट अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं आपको खुल्लम कहता हूँ कि आप मेरे ऑफिस में लंच टाइम है तो आप दूसरा काम करो, फ्रीलांसिंग करो, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो, मेरे इक्विपमेंट्स यूज़ करने करो, टूल्स यूज़ करने करो, बट लाइफ में आगे बढ़ो। तो इस तरीके से मैं उनको थोड़ा मोटिवेट रखता हूँ। बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में डिजिटल मार्केटिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप ही मानता हूँ मैं। और मैं एक्चुअली में ये मानता हूँ जिसने डिजिटल मार्केटिंग कर ली ना, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत जुगाड़ू होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, ऐसे काम हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज
की डेट में सबको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग से जुगाड़ू इंसान मुझे कोई लगता नहीं है। और लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर माइंडसेट आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हो कि, और माइंडसेट को बनता कैसे है, और जो चीज़ें सोची और वो करनी कैसे, वो माइंडसेट कहाँ से आता है, कैसे? यार इसमें मैं कुछ एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि आई एम टू यंग फॉर दैट। एंड तो मैंने जो मतलब माइंडसेट आप ये कह सकते हो, इसमें मुझे लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर ही सारा कुछ है। रिस्क जब आएगा, प्रेशर आएगा तो कैसे हैंडल करना है, तो ये ना आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है स्टार्टिंग से, ये आप पे डिपेंड करता है। या तो आप बिजनेस में डायरेक्ट घुस चुके हो और बिजनेस ने कंडीशनिंग कर दी है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर स्टार्टिंग में कुछ कंडीशनिंग हुई है। जैसे आप अगर थोड़े मिडिल टाइप बैकग्राउंड से आते हो तो अब कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि यार निकालना है इस चीज़ से, तो वहाँ से एक माइंडसेट आ गया। मेरा क्या हुआ था, मैं 12th तक तो बिल्कुल वही है, पापा पैसे दे रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 12th तक। उसके बाद मैंने कॉलेज ना, पंजाब में था मेरा कॉलेज, तो वहाँ पे हमें रहना, मतलब घर से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा आया, उसको वहाँ से मैंने सीखा पैसे को मैनेज कैसे करना है। और वहाँ से एक वो स्ट्रगल भी होती है कि इतने ही पैसे हैं, इससे भी करने हैं, घर से क्या मांगे यार, वो भेजा ही हुआ है ऑलरेडी इतनी दूर। तो वो वाला एक माइंडसेट आ गया कि मनी मैनेजमेंट कैसे वगैरह करना है। फिर एक आते इंडिपेंडेंट कैसे रहना है, वही आपके कपड़े खुद धो रहे हो, खाना खुद बना रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो। स्कूल में मम्मी उठाती थी जाने के लिए, वहाँ पे मैं खुद उठ रहा हूँ। तो वहाँ से एक वो कंडीशनिंग हुई, और उसके बाद फिर घर वापस आया जब कोविड आ गया था, तो वहाँ पे जॉब करने लग गया था। तो वहीं पे पता चल गया था कि यार यह घर बैठे बैठे ना होगा नहीं यहाँ पे कुछ चीज़, क्योंकि घर में लाइक बिजनेस को सब लोग अच्छे से नहीं देखते हैं, माहौल भी नहीं मिलता और देखते भी नहीं है। तो ये था कि मैं कह देता हूँ कि मैंने बहाना ये लगाया कि मम्मी मेरी नाइट शिफ्ट है और हमारे घर पे एक्स्ट्रा रूम नहीं था, तो मैंने कहा इसलिए मैं अलग रूम ले रहा हूँ। बिज़नेस का कुछ नहीं बताया था मैंने, तो वहीं से करता गया। जब सैलरी से डबल आई स्टार्टेड अर्निंग, तब मैंने बताया कि ये कर रहा हूँ मैं। तब ये नहीं बताया कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। और जॉब छोड़ दी थी मैंने बिना बताए, 3-4 महीने हो गए, फिर मैंने बताया कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। अब ये एक कमरे का मैंने रूम लिया हुआ था, अब मैं इसको 3 BHK ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अब लोग बिठाने अपने साथ। तो इस टाइप से मैंने किया। और बाकी तो यार आप जब मार्केट में काम करने घुसते हो ना, तभी वहीं से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, माइंडसेट वहीं से बिल्डअप होता है। मेरे को तो यही लगता है। बाकी आप पहले से कुछ कोर्स करके माइंडसेट नहीं बिल्ड कर सकते हो। जब तक आपसे वो चीज़ होगी नहीं, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये जिंदगी बहुत पेलती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है वो बहुत पेलती है। मज़ा आता है लेकिन उसमें, रोता है, हंसता है, डिप्रेशन में जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्रेक डाउन होता है, बहुत कुछ होता है। मेरे साथ 10 साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, पता है? माइंडसेट के बारे में बहुत पावरफुल चीज़ आपको बताता हूँ। पहले दिन से आई वॉज वेरी क्लियर, मुझे तो स्टार बनना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और टॉप लेवल का बनना है। और बन गया। मैंने जो सोचा था वो, मैं इंडिया में नाम है हमारा अच्छा खासा, और बड़े डिजिटल मार्केटर्स के साथ कनेक्ट होता है, तो हम जो मैं चाहता था वो कर लिया। चाहे वो यूट्यूब की फॉलोइंग हो, इंस्टाग्राम की फॉलोइंग हो, इंडस्ट्री में नाम हो, क्लाइंट हो, पैसा हो, मॉनेटरी, जो भी सारी चीज़ें। अब ये माइंडसेट में ना कैसे बदलाव आया, मैंने एक जगह पढ़ लिया, किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए या मास्टरी करने के लिए आपको 10 साल लगते हैं या 10,000 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा अरे तो बहुत लंबा टाइम है, इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मेरे दिमाग में भी आज भी आता है यार ये काम नहीं कर रहा है, चलो इंडस्ट्री क्विट कर देता है, अब दूसरी जगह जाता है, अरे यार अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही, क्विट करो। मैंने अपने दिमाग को इतना फोकस कर लिया, अब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ तो 10 साल लगातार मैं इसके अंदर रहने वाला हूँ। और मैं कुछ भी चीज़ सीखता हूँ ना, मैं लॉन्ग टर्म के लिए सीखता हूँ। शॉर्ट टर्म पता है कितना होता है? 10 साल। लॉन्ग टर्म होता है एटलीस्ट 30 ईयर्स। आपको घोड़े की तरह ये लगा लेना है, 10 साल में ऐसे तो हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। 100% होगा। 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा, 4 साल नहीं होगा, 5वें साल 100% होगा। तो मैंने ये चीज़ पढ़ी, एंड इसके बाद मुझे पता लगा कि ठीक है, जब आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, विराट कोहली मेरी तरह बेच नहीं सकता है, क्योंकि आई एम पावरफुल इन सेलिंग। मैं विराट कोहली की तरह बैटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेली बेसिस प्रैक्टिस करता है। ही इज़ मोर पावरफुल देन मी, राइट? सो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है, देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता, एटलीस्ट मिनिमम शॉर्ट टर्म है 10 साल शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इज लाइक 30 ईयर्स। तो मुझे माइंडसेट के बारे में यहाँ से सीखने को मिला। और माइंडसेट पढ़ने के लिए और सीखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर बुक्स। जब आप वो बुक्स पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर वो फीड होता है, बट बहुत सारे किताबी कीड़े भी हैं।
जो बहुत पढ़ते हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे जीवन में। क्यों? इम्प्लीमेंटेशन में पीछे है। आई एम अ फास्ट इम्प्लीमेंटर। मैंने जो चीज़ पढ़ी मैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करा। मैंने आपको बताई थी ना, एक बुक मैंने पढ़ी और उससे मैंने 1 करोड़ रुपए बनाए। सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी अपने जीवन में और उससे मैंने 1 करोड़ रुपए बना लिए। और उसके बाद मुझे बुक्स पढ़ने का चस्का चढ़ गया। तो बुक्स माइंडसेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है। गेम चेंजर है बुक्स। सबको मैं बोलता हूँ कि भाई बुक्स पढ़नी चाहिए। उस बुक का नाम बता दो। सेल्स लाइक क्रेजी। सेल्स लाइक क्रेजी। सबरी सूबी की है सेल्स लाइक क्रेजी। उससे हमने बहुत पैसा बनाया। और ऐसी बहुत सारी किताबें, स्पिन सेलिंग हो गया, गेट टुगेदर हो गया, और बहुत सारी किताब है। एक इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे लोगों के लिए। बहुत डीप टॉपिक है, किस किस बुक से आप क्या क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सेल्स लाइक क्रेजी एक पूरी मार्केटिंग की बुक है, बट अगेन कर वही सकता है जो इम्प्लीमेंट करेगा। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, आधी बुक पढ़ी छोड़ दी, इम्प्लीमेंट नहीं करा तो रिजल्ट नहीं मिला। यार आपसे बात करके ना बहुत मज़ा आया। और मुझे ना अपने पुराने दिन याद आ गए। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, एजेंसी है आपकी, मुझे पता है कि आप कहाँ का प्रॉब्लम फेस करोगे, आगे कैसे जाओगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक एक्सपीरियंस बंदा जो आप बहुत आगे जा सकते हो। आपने 4 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें करी। आपने आपकी घड़ी बहुत महंगी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, आपकी गाड़ी बहुत महंगी है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू भाई। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। आपने एक्चुअल में 4 साल में मेहनत करी। जो लोग नहीं पहुँच पाते उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि आपने कंटिन्यूस एफर्ट्स डाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन करी है। एंड रियली प्राउड ऑफ यू ब्रो, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक्स दैरिस। तो बहुत मज़ा आया यार आपके साथ बात। आई होप आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको एजेंसी के बारे में पता लगा और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता लगा होगा। आई गारंटी यू कि आपको इससे वैल्यू ज़रूर मिली होगी। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा, इस पॉडकास्ट से जितनी वैल्यू एड ऑन हुई है, साइड में जो आप ये 2 पॉडकास्ट देख रहे हो, इससे दुगनी आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन होगी। आप ये पॉडकास्ट जाके देखो, अभी के अभी कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लो आप। एंड अगर आपको अच्छा लगता है पॉडकास्ट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, आई विल सी यू इन दिस पॉडकास्ट। बाय बाय।